अस्सलामुअलैकुम। सुबह पाकिस्तान की हंसती मुस्कुराती और रोशन सुबह में मैं हूं आपकी मेज़बान माहनूर कुरैशी और मेरे साथ हैं रिजवान अली अहमद और हम सब की जानिब से आपको सुबह बखैर, इस उम्मीद, इस यकीन और इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे आने वाला दिन, आने वाला वक्त हम सब के लिए बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी कामयाबियां लेकर आए। गुजरे हुए वक्त की कोई भी नाकामी कभी पलट कर हमारे सामने ना आए। महकमे मौसमियात ने बाकायदा ऐलान कर दिया है मानसून की बारिशों का और प्रेडिक्शन जारी कर दी है कि इस हफ्ते में, रवा हफ्ते में शदीद बारिशें होंगी, पाकिस्तान भर में बारिशें होंगी, नदी नालों में तुग़यानी होगी, जबकि पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा है। बिल्कुल जनाब। और आज जो है वो 2 जुलाई है और कल से जो है वो सिलसिला स्टार्ट हो गया है मानसून की बारिशों को मैयर करने का। और कहा जा रहा है कि इस दफ़ा 35 से 60% ज़्यादा बारिशें होंगी। और अगर हम बारिशों के हवाले से बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब और इसके साथ साथ कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश के साथ साथ आंधी और तूफ़ान की भी प्रेडिक्शन है। इसके साथ साथ इस्लामाबाद में भी बारिश का इम्कान है। और अभी हम अगर बात करें मौसम के हवाले से तो रावलपिंडी, इस्लामाबाद की जिस तरह रिजवान हम बात करते हैं, क्योंकि ये प्री मानसून टाइम है और इसमें सफोकेशन ज़्यादा होती है और टेम्परेचर तो होता है जी 38-39, लेकिन इट फील्स लाइक 44। ये फील्स लाइक वाला तो आप समझ के अच्छा, इसको महसूसमेंट कह सकते हैं। ये जो महसूस हम गर्मी करते हैं वो कितने दर्जा हरारत की होती है, इसके लिए अब इस तरह है। और इस तरह न सिर्फ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि बहुत सारी एप्लीकेशंस के ऊपर वेदर के हवाले से जो प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं या फिर फोरकास्ट कर रहे होते हैं, वहाँ पर भी लिखा होता है एक्चुअल टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड, फील्स लाइक 41 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इतना फ़र्क क्यों होता है और वो जो गर्मी की शिद्दत हमें महसूस हो रही थी वो एक्चुअल में क्या है, ये बड़ी डिफरेंट और इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। अच्छा रिजवान, कहते हैं ना कि गर्मी और भूख जितनी महसूस करो उतनी लगती है और इसी तरह बेइज्जती भी जितनी महसूस करे इतनी लगती है। तो फील्स लाइक जो है इसका सारा ताल्लुक हमारी फीलिंग्स से है। तो जितना आप कम महसूस करेंगे उतना ही बेहतर होगा। और अगर फील्स लाइक के हवाले से बात करें तो गर्मी भी हमें फील्स लाइक मोर हो रही है। तो इस हवाले से हमारे पास एक पैकेज है जी, हुमा सदफ की रिपोर्ट है, वो देखते हैं। मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में दुनिया की दर्जा हरारत में इजाफा तो हो रहा है, मगर हैरान कुन अमर ये है कि हमारे इर्द गिर्द का माहौल और तर्ज जिंदगी भी गर्मी की शिद्दत में उतार चढ़ाव का बाइस बनता है। यही वजह है कि दर्जा हरारत का असर मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ होता है। शहरों में इमारतों और सड़कों की तपिश, ट्रैफिक का धुआं, जहरीली गैसों का अखराज और दरख्तों की कमी के बाइस दर्जा हरारत देही इलाकों के मुकाबले में 2 या 3 डिग्री ज्यादा होता है। इस रुझान को अर्बन हीट आइलैंड कहते हैं। बैरन एरिया जो है डायरेक्ट जो है सनलाइट ज़मीन पर पड़ती है, जिसकी वजह से ज़मीन जो है वो गर्म हो जाती है। तो टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता वो ना सिर्फ दिन के वक्त ज़्यादा होते हैं, तो जब रात होती है तो वो जो रेज़ जो ज़मीन ने अब्जॉर्ब की हुई होती है वो वापस रीमिट करती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर ज़्यादा नीचे नहीं आता। माहिरीन का कहना है कि छतों पर ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाएं ताकि उनसे पैदा होने वाली नमी से छत ठंडी रहे, जबकि सड़कों के किनारों पर मुनासिब शजरकारी की जाए। पाकिस्तान में 2015 के बाद 2024 में सबसे ज़्यादा गर्म साल 2024 रहा है। अगले जो आने वाले साल है सिंध और बलूचिस्तान की ऐसे इलाके होंगे जहाँ पे रहना मुश्किल हो जाएगा जिंदगी। 19वीं सदी से मादनी ईंधन को जलाने और जंगलात काटने से माहौल में गैसों का तवाजुन तब्दील हुआ, जिससे आलमी दर्जा हरारत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। इस सूरत हाल के पेश नजर इनफरादी और इज्तमाई सतह पर जिम्मेदाराना किरदार ही दर्जा हरारत को मजीद बढ़ने से रोक सकता है। हुमा सदफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। जी जनाब, फील्स लाइक के हवाले से, मौसम के हवाले से जो है आप हुमा सदफ की रिपोर्ट देख रहे थे। और अब जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से, करंट सिचुएशन के हवाले से, तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की दीगर ममालिक के साथ जो कोलैबोरेशंस है उससे पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबल हो रही है। और स्टेबिलिटी का जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों पर, पाकिस्तान की आवाम पर पड़ रहा है और वो बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। और हमें बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है कि ये जो हमारा दूसरा दिन है नए फाइनेंशियल ईयर का, उसमें हम आपके साथ बड़ी गुड न्यूज़ अच्छी सी एक शेयर करने जा रहे हैं। और वो है पाकिस्तानी रेलवे के हवाले से। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे आजकल कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं। हम देखते हैं कि जो ट्रैवल व्लॉगर्स होते हैं वो ज़्यादातर या तो जहाज़ का सफ़र कर रहे हो तो वो तब व्लॉग्स बना रहे होते हैं, या अपनी गाड़ी पे कहीं जा रहे हो तो तब व्लॉग्स बनाते हैं। लेकिन ट्रैवल व्लॉगर्स भी आजकल पाकिस्तान रेलवे के थ्रू जब सफ़र कर रहे हैं, पाकिस्तान की रेलगाड़ी के थ्रू जब सफ़र कर रहे हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। रीज़न क्या है? स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और इतना कंफर्टेबल सफ़र जो कि हम सोच भी नहीं सकते थे, या हमें लगता था कि बाहर के ममालिक। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि रेलवे ने अपनी टाइमिंग्स जो बहुत बेहतर की हैं। माजी में हम सुना करते थे कि रेलवे
कि रेलगाड़ी जो है वो ताख़ीर से पहुंचती है रेलवे स्टेशन, जिसकी वजह से मुसाफिरों को परेशानी होती है। बहुत ज़्यादा रश हुआ करता था। फिर उस रश को एकोमोडेट करना, फैसिलिटेट करना उन तमाम लोगों को जो रेलवे के ज़रिए सफ़र करते हैं। एक ही गाड़ी के ज़रिए सैकड़ों मुसाफिर सफ़र करते हैं और अपनी मंजिल की जानिब रवाना होते हैं। इसमें हम देखते हैं कि वक्त की बचत होती है, ईंधन की बचत होती है, फिर जो रिसोर्सेज हैं हमारे वो भी हमारे एकोमुलेट होते हैं। अब जिस तरह से रेलवे ने कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, $75 अरब का हदफ था साल 2023-24 के माली साल के दौरान, और रेलवे ने अल्हम्दुलिल्लाह 88 अरब रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है, जिसमें हम देखते हैं कि ना सिर्फ मुसाफिर गाड़ियों से, रेल बरदार गाड़ियों से, बल्कि जो दीगर असासाजात हैं उनसे भी। 63 अरब रुपए का जो है पिछले साल वो था रेवेन्यू, और इस साल जो है 88 अरब जो है वो किया है रेलवे ने इस दफ़ा जो उनका रेवेन्यू है जनरेट। और इसके साथ साथ रिजवान अगर कंपैरिजन किया जाए पिछले साल और इस साल, तो 40% से ज़ायद ये है। और हम देखते हैं कि ये बेसिकली ना सिर्फ हम ट्रांजिट ट्रेन्स के हवाले से बात करें उनके ज़रिए हुआ है, बल्कि जो माल गाड़ियाँ हैं उनके ज़रिए भी ये रेवेन्यू जनरेट किया गया है। लेकिन ऑब्वियसली इसके साथ साथ एक और चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि हमने जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी इंक्रीज़ किया। फैसिलिटीज़ के हवाले से हम बात करेंगे, हमारे साथ रिप्रेजेंटेटिव होंगे पाकिस्तान रेलवे से, उनसे जानेंगे क्योंकि जो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं आवाम के लिए, इसके पीछे कब से काम करना शुरू किया, रिवीजन क्या है, रेलवेज़ को कहाँ पे लेके जाना चाहते हैं, कहाँ देख रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इट्स फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कि पाकिस्तान रेलवे इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करे। तो हमारे साथ DGPR पाकिस्तान रेलवेज़ डॉक्टर हसन ताहिर बुखारी साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो 88 अरब रुपये का जो ऑब्वियसली रेवेन्यू जनरेट हुआ है इस साल, इसके पीछे क्या इकदाम किए गए, कितनी मेहनत शामिल है, क्या ऐसा विजन था या क्या ऐसी डेवलपमेंट थी, इनिशिएटिव्स आपने ऐसे लिए कि ये पिछले साल से 40% ज़्यादा इस दफ़ा आपने रेवेन्यू जनरेट की है? जी थैंक यू वेरी मच जी। आपका पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, और इस आपके फोरम की वसातत से मैं ये कहना चाहूँगा कि जी पहली दफ़ा पाकिस्तान रेलवेज़ की हिस्ट्री में हमने, अल्लाह ताला का शुक्र है जी, कि रेवेन्यू को बुलंद तरीन सतह पे अचीव किया है जी। जैसे आपने खुद बताया कि 75 बिलियन का जो टारगेट था इस फाइनेंशियल ईयर का, उसके जब हमने उसके देखें आप अगेंस्ट, हमने 88 बिलियन हमने रेवेन्यू अपना अर्न किया, और ये मोर देन 40% था पिछले साल से, और 10% ये ओवर एंड अबव टारगेट की हमने अचीव किया, विच इज़ अ रिमार्केबल एफर्ट जी पाकिस्तान रेलवेज़ का। अब इसके आप जो पीछे एफर्ट्स की बात करें जी, ये बहुत एक पाकिस्तान रेलवे की, मैं कहता हूँ जी, वर्कर्स से शुरू करता है ये काम, और उनकी एक मेहनत, लगन, और अपने महकमे को खुद साख्ता बनाना और खड़ा करना अपने पैरों पे। आपको पता है कि पिछले साल हमें फ्लड्स का सामना करना पड़ा, उसमें हमारी बहुत सारे ट्रैक्स की डिफरेंट जगहों से, स्पेशली सिंध के एरिया में हमारी ब्रीचेज हुई थी। ट्रेन ऑपरेशंस हमारा 41 दिन तक इफेक्ट रहा था पिछले साल जी, और हमें बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करना पड़ा था ऑपरेशंस को पिछले साल। और आप देखिए कि जब हमने ज़ीरो से शुरू किया तो हमें एक मौका भी मिल गया कि हमने इसको रेवेन्यू जो है वो हमने देखा कि इसको रेशनलाइज कैसे करें, और ट्रेन की उसी बाबत में हमने रेशनलाइज किया रेवेन्यू को, और ट्रेन्स को बेहतर से बेहतर बना के चलाया। और इनकी ट्रेन्स की ना सिर्फ लेंथ को देखा हमने कि प्रॉपर होनी चाहिए, बल्कि हमने उसके टाइम टेबल, उसकी पंक्चुअलिटी, और उसमें जो सर्विसेज दी जा रही थी उसको हमने अपनी फुल तवज्जो दी, ताकि मुसाफिर जो हैं हमारे, उनको अच्छी से अच्छी सहूलियात फराहम की जा सके, ना सिर्फ ट्रेन पे बल्कि स्टेशन पर भी। अब आप उसका नतीजा देखिए कि इस नतीजे में ये हुआ जी कि हमें बहुत अच्छी ट्रेन्स देखने को मिली, जिसमें ग्रीन लाइन एक हमारा वाइट फैदर है। ग्रीन लाइन ऐसी सर्विस थी जिसमें सब कुछ कॉम्प्लीमेंट्री था, खाने तक की चीज़ें, बेडिंग, और ये किसी खाना जो था उसका मेयार 5 स्टार होटल से मैं समझता हूँ कम नहीं था। और यही चीज़ जब आगे बढ़ी तो ये लोगों का एतमाद था, मुसाफिरों का एतमाद था, ने हमें हम पे ट्रस्ट किया, हमारी सर्विसेज को उन्होंने अवेल किया। और मैं समझता हूँ कि इसके नतीजे में 47 अरब का जो रेवेन्यू है ये पैसेंजर सेक्टर में हमें रियलाइज हुआ जी, विच इज़ अ बिग रेवेन्यू। और हम समझते हैं कि आप आगे भी देखिएगा कि इंशाल्लाह अगले माली साल में पाकिस्तान रेलवे अगर इस तरह ही अपने आप को मुस्तकिम करता रहा और अपने इसी तरह कंसिस्टेंट एफर्ट्स पे रहा, तो हम 1 अरब से ऊपर इंशाल्लाह अचीव कर जाएंगे जी। और अब हमने फ्रेट की तरफ तवज्जो देनी शुरू कर दी है। हमारा इस साल
बड़ा अच्छा फ्रेट का भी रेवेन्यू रहा 28 अरब का, लेकिन हम समझते हैं इससे हम मजीद ऊपर गुंजाइश है। हमने भी कुछ गाड़ियां, हमारे फ्रेट की एक प्रोजेक्ट था उसमें नई निकल आई हैं, और अच्छी खबर ये है कि कुछ हमारी बहुत सारी कोचेज हैं जो खुद साख्ता तौर पर रेलवेज ने बनाई हैं, वो भी बहुत जल्द सिस्टम अच्छी ट्रेनें मजीद से मजीद बेहतर सहूलियात के साथ चलेंगी। इसके बाद जो आप बात कर रहे थे जी सहूलियात की, उसमें आप देखिए कि रेलवेज के स्टेशन पे एक बड़ा फुकदान था कि स्टैंडर्ड टॉयलेट्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं थे, और अब हमने ये जो फैसिलिटीज़ हैं, जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, जो लोग अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं और उनको किसी वजह से वेट करना पड़ता है फॉर द इनकमिंग ट्रेन, और उन्होंने कराची की तरफ फॉर एग्जांपल या पेशावर की तरफ जाना होता है या किसी जाने उन्होंने सफ़र करना होता है, उनको बैठे हुए जो फैसिलिटी चाहिए होती हैं वो अमूमन उस मेयार की अवेलेबल पहले नहीं होती थी। अब हमने स्ट्रेटेजाइज किया है, और इसकी पहले जो हमारा कदम है जी वो है कि हमने एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे हमने डिज़ाइन करके टॉयलेट्स का इजरा किया है, और इन टॉयलेट्स में मुख्तलिफ किस्म के सेक्शंस हैं, स्पेशली ख़वातीन और उनके बच्चों के लिए हैं। तो वो आप देखेंगे उसमें आपको प्रोवाइडेड हैं, एयर कंडीशन टॉयलेट्स हैं, और इनमें बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। डायपर चेंजिंग स्टेशन फॉर एग्जांपल हैं जी, और मशीन से आपके हाथ खुश्क होने वाली मशीन्स अवेलेबल हैं। तो इस तरह की आपको तमाम माइक्रो लेवल पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी जी। और इसके बाद अब आप देखिएगा कि वेटिंग हॉल्स जो पैसेंजर्स के हैं उनको हम इंशाल्लाह अपग्रेड कर देंगे, और ये एक बड़े मैं समझता हूँ तो मॉडल के तौर पे स्टेशन हमारे जो बड़े स्टेशन हैं तमाम, ये चाहे वो खानेवाल हो, चाहे मुल्तान हो, चाहे कराची हो, चाहे लाहौर हो या पेशावर हो या रावलपिंडी हो, तो ये आपको सारे एक स्टैंडर्ड के स्टेशन आपको नजर आएंगे, और यहाँ पे सहूलियात आपको बहुत बेहतर से बेहतर नजर आएंगी जी इंशाल्लाह। सही। डॉक्टर हसन, हम देखते हैं कि फ्री ट्रेन की जब बात की जाती है, ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाती है, माल बरदार गाड़ियों की, उसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस भी मौजूद हैं। कंपटीशन ना होने के बराबर है। कंपटीशन है तो वो रोड ट्रांसपोर्ट के साथ है। वहाँ पर जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है, आप समझ रहे हैं वो अप टू द मार्क है या उसमें मज़ीद एक्सपेंड किया जा सकता है उसको? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ ये सवाल करने का। देखिए जी, पाकिस्तान रेलवेज का असूली तौर पे जो हदफ रहा है वो हमारा फ्रेट ऑपरेशंस है जी, हमारी जो माल बरदार गाड़ियाँ हैं। क्योंकि देखिए हमने, आपको पता है हम एक अवामी डिपार्टमेंट है पाकिस्तान रेलवेज, और हम अवाम की सहूलियात को बेहतर से बेहतर करते हैं सब्सिडाइज्ड प्राइस को रखते हुए, जिसका मतलब है कि टिकट हमारी जब आप कंपेयर करेंगे रोड ट्रांसपोर्ट से जो प्राइवेट है, उससे हमारी बहुत नीचे दर्जे पे उसका होता है। हम ज़्यादा चार्ज नहीं करते फेयर को निस्बतन जो रोड ट्रांसपोर्ट है उसके, लेकिन हमें सहूलियात की स्टैंडर्डाइजेशन, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल डिपार्टमेंट है तो हमें लोगों को वो एज ए गवर्नमेंट सेक्टर डिपार्टमेंट हमें प्रोवाइड करना होता है। तो हमें सिर्फ जो अपनी रेवेन्यू, मेन रेवेन्यू की स्ट्रीम है वो फिर हमारी मालगाड़ियों से है जो हम फ्रेट से करते हैं। तो यही आप देखिएगा कि हमने फ्रेट को भी अब अपना बेहतर से बेहतर करना शुरू कर दिया। हमारी कोई 800 के करीब जो वैगन्स हैं वो भी आने वाली हैं नेक्स्ट फेज में, और आप देखिएगा कि इंशाल्लाह पाकिस्तान रेलवेज का फ्रेट्स भी ये बुलंद तरीन सतहों पे जाएगा, और इसके लिए हमारे पास जदीद लोकोमोटिव्स भी मौजूद हैं जो पहले ही आ चुके हैं, और इंशाल्लाह आप देखें कि इसमें फ्रेट में बहुत ज़्यादा जो है वो इजाफा होगा जी रेवेन्यू में इंशाल्लाह। डॉक्टर हसन, अब सर्विस स्ट्रक्चर के हवाले से बात करते हैं कि सर्विस स्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए ऑब्वियसली काम हुआ है जिसकी वजह से रेवेन्यू जनरेट हुआ है। अब इसकी सस्टेनेबिलिटी के हवाले से आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है कि अच्छा सर्विस स्ट्रक्चर होता है, अच्छा फीडबैक आता है, अच्छा जो है हमें आउटपुट मिल रहा होता है, और उसके बाद वही एक पुरानी तर्ज पे चीज़ें चलना शुरू हो जाती हैं। तो मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगी इसकी कंसिस्टेंसी के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, क्या कोई ऐसी कमेटी बनाई जा रही है? जी मैडम, आपने कुछ बहुत लोग अच्छा लफ्ज़ अलॉट इस्तेमाल किए किया गए हैं इसको सस्टेनेबिलिटी देखने के लिए? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। आपने बहुत अच्छा टेक्निकली, जो मैं कहता हूँ मोस्ट सूटेबल वर्ड है वो सस्टेनेबिलिटी है जी, जो हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए एक चैलेंज है, और चीज़ों का इजरा हो जाता है, चीज़ें इंट्रोड्यूस हो जाती हैं, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि वक्त के साथ उनको मेंटेन करने का जो चैलेंज है वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है जी। अब इस ज़िमन में देखें जी, मैं पाकिस्तान रेलवे को, आपको पता है कि माली मसाइल जिनसे पाकिस्तान रेलवे दो चार था, पिछले साल हमें बहुत ज़्यादा माली मसाइल का सामना था, और मैं समझता हूँ कि रेलवेज ने अपने पैरों पे वो खुद खड़ा हुआ है, अपने मसाइल से वो खुद एक सरकारी महकमा होके भी वो खुद बाहर निकला है, एक पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट होके वो खुद बाहर निकला है। उसको वफाक की तरफ से वो तवज्जो नहीं मिली और वो मदद नहीं मिली जो रेलवे एक्सपेक्ट कर रहा था। अभी भी आप देखिएगा कि जो हमारा ML1 का प्रोजेक्ट एक मेजर प्रोजेक्ट था, उसको हमें
दोबारा से एक्नेक को अप्रोच करना पड़ रहा है, क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत अहम इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से प्रोजेक्ट है, जिसकी वजह से हमें वेट करना पड़ा है। हमें अपने बाकी प्रोजेक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के थे उनको साइडलाइन करना पड़ा कि ये प्रोजेक्ट ने आना था, तो हम डबल एक्सपेंडिचर नहीं अपना कर सकते थे। तो यही हम चीज़ें होती हैं, अगर मुतवातर से ये चीज़ें आती जाएं वफाकी हुकूमत की तरफ से अप्रूव होके, तो ये महकमा यकीन करें, क्योंकि ये लोगों की सर्विस कर रहा है, तो ये बहुत ऊपर चला जाएगा। तो ये डिपेंड करता है, सस्टेनेबिलिटी का जो इशू है जी, वो सिर्फ महकमे की हदूद के अंदर नहीं होता, वो उसका ताल्लुक वफाक के साथ है। वफाक कितनी जिम्मेदारी लेता है कि वो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हमारे मसाइल हैं मुआशी, जिस तरह की हमारी पेंशन्स का पे एंड पेंशन्स का इशू है, ये जो है बहुत बड़ा इशू है रेलवेज का। और बाकी वफाकी महकमे जो हैं उनके लिए वफाक में ऑलरेडी महकमा मौजूद है जो पेंशन प्रोवाइड करता है, उसके लिए फंड जनरेट होते हैं। लेकिन रेलवे को अपनी पेंशन की पेमेंट खुद करनी पड़ती है, अपनी ग्रेचुटी, पेंशन, लाइबिलिटीज को खुद देखना पड़ता है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है वफाक के दूसरे महकमों से रेलवे के महकमे में। अब सस्टेनेबिलिटी देखी जी तब आती है जब थोड़ी सी शेयरिंग एंड थोड़ी सी केयरिंग, शेयरिंग एंड केयरिंग का मैं कहूंगा जी यहाँ पे वो हो दोनों तरफ से, वफाक की तरफ से। ये हम खुद तो इंशाल्लाह पूरी अज़म बिल जज़म के साथ हम मेहनत कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम बुलंद तरीन सतहों पे ना सिर्फ रेलवे को ले जाएं बल्कि हम इसको सस्टेन भी करें और एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड के ऊपर इसको सस्टेन करें एज अ रेलवेज, जो आगे जाके अपने पैरों पे खुद खड़ी हो जाए। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रायोरिटी हमें दी जाए। हमें जिस तरह देखें जी ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी है कि हमारी एक मुल्क में ऐसी पॉलिसी का इजरा किया जाए जिसमें रेलवेज को बेनिफिट दिया जाए जो प्राइवेट ट्रकर्स हैं उनके ऊपर से। तो हमारा फ्रेट कैपेसिटी हमारे पास पूरी है फ्रेट कैरी करने की, लेकिन क्योंकि प्राइवेट ट्रकर्स के लिए कोई पॉलिसी मौजूद नहीं है तो वो फिर फ्रेट सेक्टर में हमें थोड़ा सा एज कम मिल जाता है। एक वफाकी महकमा होके, एक कौमी इदारा होके हमें थोड़ा सा सेटबैक मिलता है। अगर ये चीज़ें इनको आइडेंटिफाई किया जाए और थोड़ा सा हमें हेल्प की जाए तो मैं समझता हूँ कि कोई इशू नहीं होगा सस्टेनेबिलिटी का जी इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, आपने प्रायोरिटी की बात की, आपने शेयरिंग की बात की, जॉइंट वेंचर्स भी तो हो सकते हैं। बहुत सारे प्राइवेट पब्लिक हम देखते हैं वेंचर्स मौजूद हैं, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, ऑलरेडी स्टेशंस मौजूद हैं, लाइंस मौजूद हैं, उनको यूटिलाइज किया जा सकता है, चाहे वो फ्री ट्रेन हो या फिर पैसेंजर ट्रेन हो। जी ये बहुत एक और बहुत अच्छा सवाल है जी। इसमें थोड़ा सा एक अरसा पहले जी, कोई तकरीबन 20 साल पहले की बात है, ये पाकिस्तान रेलवेज ने इनिशिएटिव लिया था और हमारी हमारी ट्रैक एक्सेस पॉलिसी बाकायदा एक मार्ज वजूद में आई थी। और ये जो पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर की जो आपस में एक इनका पार्टनरशिप है उसके ऊपर एक बाकायदा वर्क हुआ था जी, पूरा एक काम हुआ था। फिर एक IPDF महकमा था उस वक्त, उसने हमारे साथ कोलैबोरेट करके इसको लॉन्च किया था। फ्रेट सेक्टर को हमने पहले फोकस किया था और फिर पैसेंजर सेक्टर की तरफ भी, जिस तरह बिजनेस ट्रेन उस जमाने में चली थी वो हमने प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की बेसिस पे चलाई थी। तो अभी हम बिल्कुल जी इसमें तैयार हैं, लेकिन वो कुछ लीगल इश्यूज हो गए उसमें और कुछ लीगैलिटीज की वजह से वो हम उसको आगे ना चला सके अनफॉर्चुनेटली। लेकिन आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि ये इसमें कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़रूरी है, मैं समझता हूँ। और ये इंशाल्लाह होगी। आप देखिए फिर रेलवेज दोबारा इस तरफ जा रहा है। मैंने जो भी टॉयलेट्स की बात की वो हमने प्राइवेट सेक्टर आउटसोर्स कर रहे हैं वो सारे टॉयलेट्स। हम ये अपनी जो मेंटेनेंस है आहिस्ता आहिस्ता हम ये स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं कि हम इसको आउटसोर्स करें, प्राइवेट सेक्टर को हम बीच में शामिल करें। और क्योंकि देखिए जी इन चीज़ों को रेलवे इसको मॉनिटर कर सकता है लेकिन चलाना बिजनेसमैन नहीं है। तो हम आहिस्ता आहिस्ता ये चाह रहे हैं। फिर कमर्शियल ट्रेन में जो भी ग्रीन लाइन की कमर्शियल मैनेजमेंट है वो हमने प्राइवेट सेक्टर को दी हुई है। इसी तरह हमारी 6-7 ट्रेनें और हैं जो मेन फ्रेम की ट्रेन हैं और 3 ट्रेन अंडर एक्टिव परव्यू हैं कि उनको भी हम प्राइवेट सेक्टर में देने वाले हैं इंशाल्लाह। आप देखिएगा अभी टाइम ही आगे जाके प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप इसमें ज़रूर आएगी। और आप अभी फ्रेट सेक्टर में DP वर्ल्ड के साथ हमने बहुत सारे, देखिए जी प्रेम नगर का जो ड्राई पोर्ट है वो बहुत अच्छा एक वेंचर था पाकिस्तान रेलवे का जो प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप से चला है और बड़ा अच्छा वो ड्राई पोर्ट इस वक्त कामयाब बेसिस पे चल रहा है। तो ये ऐसे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने प्राइवेट सेक्टर की शराकत से हमने ये किए हैं और सर अंजाम दिए हैं और ये बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आया। तो मैं समझता हूँ प्राइवेट सेक्टर की कंट्रीब्यूशन इसमें इंशाल्लाह आप आगे देखिएगा कि इसमें ज़्यादा बढ़ेगी और ये रेलवेज को ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जाएगी, वायबिलिटी सस्टेनेबिलिटी दोनों की तरफ। थैंक यू। सही। डॉक्टर हसन, एट द एंड आपसे जानना चाहूँगी कि हम देख रहे हैं कि रेवेन्यू भी अच्छा जनरेट हो गया, सर्विस स्ट्रक्चर में भी बेहतरी आ गई है, तो हम इंटरसिटी तो
रेल देख ही रहे हैं कि उसमें बेहतरी आ रही है, क्या इंटर कंट्री भी इस पे थोड़ा सा काम किया जाएगा कि दीगर ममालिक के साथ भी जो रेल कनेक्टिविटी है हमारी उसको मज़ीद मुस्तहकम बनाया जा सके, बिकॉज़ ये इनएक्सपेंसिव भी है और ये पॉकेट फ्रेंडली भी है, और ख़ास तौर पे जब हम देख रहे हैं कि डोमेस्टिक लेवल पे इसका इतना बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो चुका है तो फिर इसको इंटरनेशनल लेवल पर भी तो लेके जाना चाहिए ना। जी, आपका वंस अगेन मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान रेलवेज ना सिर्फ अपने मुल्क के अंदर उसकी कनेक्टिविटी हो, लेकिन वो जो इम्पोर्टेंट हमारे स्ट्रेटेजिक ममालिक हैं उनके साथ भी कनेक्टिविटी की शामिल होनी चाहिए। इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि हमारा जो ML1 है वो तो सिर्फ है हमारा कराची से पेशावर की मेन लाइन जो है, लेकिन जो ML3 है ये चाइना को कनेक्ट इंशाल्लाह करेगा। आप देखिएगा यही प्रोजेक्ट है, इसमें ML3 जो आएगा वो चाइना के डायरेक्ट वहाँ से प्रोविंस से आके तो यहाँ पे ग्वादर तक वो कनेक्टिविटी का पूरा प्रोजेक्ट है। फिर हमारे साथ रैकोडिक एक मैं समझता हूँ रेलवे के लिए बहुत अच्छा एक गेम चेंजर है। रैकोडिक में हम इंशाल्लाह देखिएगा कनेक्टिविटी बना रहे हैं ग्वादर के साथ और कराची के साथ, तो ये भी $multi-million का प्रोजेक्ट होगा जो इसको हमें वफाकी हुकूमत अगर प्रायोरिटाइज करे, इस प्रोजेक्ट को देखे, एक जबरदस्त ना सिर्फ रेलवे को ये जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसन ताहिर बुखारी, आप DG हैं पब्लिक रिलेशन पाकिस्तान रेलवे के, और बात कर रहे थे रेलवे ने जो रेवेन्यू जनरेट किया है 2023-24 का माली साल में, और अब 2024-25 के माली साल के नए अहदाफ हैं, नए इकदाम हैं, नई सर्विसेज हैं। यकीनी तौर पर जब सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है तो फिर जो यूज़र्स हैं, मुसाफिर हजरात हैं, वो भी ख़वातीन हजरात हों, बच्चे हों, फैमिलीज़ हों, वो जब ये सर्विसेज उनको फ्राहम की जाती हैं तो उनसे इस्तेफ़ादा करते हैं। इकनॉमिकल, बरवक्त, महफूज रेलवे का सफ़र भी है, और हम देखते हैं कि इससे हमारी इकोनॉमी में भी हमारे अपने एक इदारे को फ़ायदा भी होता बिल्कुल है। जनाब, 88 अरब रुपए का रेवेन्यू इस साल जनरेट किया गया है जो कि पिछले साल से 40% ज़्यादा है। और क्या हो रहा है पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, हम आपको बताएंगे लेकिन आफ्टर ब्रेक। रुकिए, कहीं आपका ये अमल जंगलात, फसलात, ग्रीन बेल्ट्स, झाड़ियों या कचरे वगैरह की आतिशज़दगी और कीमती इंसानी जानों के नुकसान का बायस तो नहीं बनेगा? कभी भी जलती तीली या सिगरेट बुझाए बगैर हरगिज़ ना फेंकें। गैर जिम्मेदार अफराद पर नजर रखें। जंगलात और जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ हमारी कौमी और इखलाकी जिम्मेदारी है। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। सुबह पाकिस्तान में हम आपको ऐसे नौजवानों से मिलाते हैं जो कि पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, उन अफराद के लिए जिनके लिए काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन अफराद पे लागू होती है जिनको अल्लाह ताला ने स्ट्रॉन्ग बनाया है किसी भी तरीके से, चाहे वो फाइनेंशली है, वो चाहे वो सोशली है। और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ऐसे नौजवानों से भरा पड़ा है और वी आर सो ऑनर्ड कि हमारे दरमियान आज एक ऐसे ही नौजवान मौजूद है। और हम देखते हैं कि हज़रत इकबाल ने भी कहा था ना कि मैं उसका बंदा बनूंगा जिसे
खुदा के बंदों से बिल्कुल। प्यार होगा। ऐसे ही एक नौजवान जो कि यूथ कोऑर्डिनेटर भी हैं मुस्लिम लीग नून के आज़ाद कश्मीर में, इसके साथ साथ समाजी कामों के हवाले से एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें बहुत सारे नादार लोगों की मदद करना शामिल है। खुदा की बस्ती के नाम से फलाही इदारा कायम किया और ऐसे बहुत सारे बेसहारा बेघर लोगों की मदद भी कर रहे हैं। फिर साथ ही साथ बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। किस तरह से आप सोशल वर्क करते हुए आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, अपने मुआशरे को बेहतर कर सकते हैं। तो स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं राजा फ़तेह महमूद कियानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। अच्छा, एक और चीज़ आपसे सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी, फिर ज़रा आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन की जाने पे आऊँगी। हम बात करते हैं जब किसी को हेल्प आउट करते हैं, इट्स डिपेंडेंसी। आप किसी को अपने ऊपर डिपेंडेंट करें, फिर जब आप उसको एम्पावर कर रहे होते हैं तो साथ में मीनवाइल आप उसे इंडिपेंडेंट भी कर रहे हैं। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, उसको इस तरफ लेके आना कि वो लोगों के लिए जॉब जनरेट करे, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे। ये कंसेप्ट आप किस तरह लेकर चल रहे हैं कश्मीर में? देखें जी, जो सोशल वेंचर या सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है, सोशल वेंचर्स को हम दो चीज़ों में डिवाइड करेंगे, एक तो नॉन प्रॉफिट और एक प्रॉफिट वाले जो होंगे। तो उसके अंदर देखें दोनों की अपनी एक वैल्यू है। नॉन प्रॉफिट के लिए ये है कि आपके पास जब तक बहुत बड़ी फंडिंग मौजूद नहीं है, जब तक बहुत बड़ी एनजीओ को बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको बैक नहीं कर रहा, तो तब तक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू सोशल काम करना एक नौजवान के लिए, जो हमारे नौजवान हैं जिनको हम इसके अंदर मोटिवेट करना चाहते हैं, उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हम मोस्टली फोकस्ड हैं जी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। अब सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप हर किसी को आजकल एक बड़ी वाइडली नोन टर्म है कि जी जो एंटरप्रेन्योर है वो बिजनेस कर रहा है, वो कोई आइडियाज़ लेके आ रहे हैं नए और उसके थ्रू अपने आप को भी अपलिफ्ट कर रहे हैं। तो जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें आप सोसाइटी का कोई एक ऐसा मेन इशू, जैसे हमारी सोसाइटी के अंदर हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। पॉवर्टी एक इशू है हमारी सोसाइटी के अंदर, जॉबलेसनेस, अनएम्प्लॉयमेंट हमारी सोसाइटी के अंदर एक इशू है, साफ़ पानी का हमारी सोसाइटी के अंदर इशू है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट। अब ये कुछ ऐसे मेन इश्यूज़ हैं जिनको सॉल्व करने के लिए यकीनन गवर्नमेंट्स की भी ख्वाहिश है, कुछ जो एक्टिव नौजवान होते हैं उनकी भी ख्वाहिश होती है। वो एक्टिव नौजवान जो हैं वो कैसे इसके अंदर अपना रोल प्ले कर सकते हैं थ्रू सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। अब लेट्स सपोज एक कोई भी नौजवान है, वो चाहता है कि मैं पानी के मसले के अंदर अपना किरदार अदा करूं। अब एक तो तरीका ये है जी कि वो अपने पास से वसाइल लगाता जाए, वो इवेंचुअली डिप्लीट हो जाएंगे उसके वसाइल जो हैं, इवेंचुअली ही विल गिव अप। लेकिन जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू वो इस मसले को हल करने की कोशिश करेगा, उसमें कोई ऐसा आइडिया लेके आएगा, सपोज साफ़ पानी लो कॉस्ट के ऊपर लोगों को प्रोवाइड करे एक कम्युनिटी को, उसके अंदर उसका जो मॉडल है वो सस्टेन भी होता रहे थ्रू लिटिल प्रॉफिट्स, या इवन एटलीस्ट उसका जो एंड्स हैं वो मीट होते रहे, उसकी कॉस्ट मीट होती रहे। तो इस तरह ये चीज़ बेसिकली सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है। और हम कोशिश करते हैं कि अपनी सोसाइटी के अंदर भी, मैं AJK के अंदर कोटली में, क्योंकि मैं यूथ को रिप्रेजेंट भी करता हूँ एक पार्टी को, और जनरली भी यूथ के साथ मेरा एक है, तो मैं उसमें कोशिश करता हूँ कि यूथ को हम ज़्यादा से ज़्यादा थ्रू इंक्यूबेटर्स, जो आपको एक पता होगा आजकल एक इंक्यूबेटर्स का दुनिया के अंदर तो बहुत अरसे से कॉमन एक ये फिनोमेना था। जो आप देखें इंक्यूबेटर बच्चों का होता है, तो आपको पता है नौ मौलूद बच्चों के लिए इंक्यूबेटर होता है। एक सेफ एनवायरनमेंट के अंदर इंक्यूबेटर को रखा जाता है। मैं आम आवाम को समझाने के लिए थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करूंगा। तो एक सेफ एनवायरनमेंट के अंदर एक छोटे से डब्बे के अंदर उस बच्चे को रखा जाता है, जिसके अंदर उसकी नशोनुमा बेहतर हो सकती है। तो इसी तरह जो नौजवान लोग हैं उनके लिए बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर्स बनाए जाते हैं, जिसके अंदर उनको हाई स्पीड वाईफाई, कंप्यूटर्स और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें दी जाती हैं, जैसे वो जो दुनिया है उससे कनेक्ट कर सकें, अपने आइडियाज़ को परवान चढ़ा सकें। अब इस तरह सोशल इंक्यूबेटर्स का कॉन्सेप्ट भी आ चुका है। तो हम कैसे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर सकते हैं, गवर्नमेंट कैसे प्रमोट कर सकती है थ्रू सोशल इंक्यूबेटर्स। तो हम गवर्नमेंट को भी इस पर कन्विंस करते हैं, जो NGOs हैं उनको भी कन्विंस करते हैं कि वो सोशल इंक्यूबेटर्स के अंदर इन्वेस्ट करें, जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत अनकॉमन है। सही। और सोशल वर्क करना यकीनी तौर पर बहुत आसान नहीं है। आप इसमें सिर्फ अपना वसाइल नहीं इन्वेस्ट करते, अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। फिर वो लोग जो नौजवान होते हैं उन्होंने अपने घर को भी चलाना है, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, ज़िंदगी में आगे भी बढ़ना है, तो उसके लिए तमाम तरह चीज़ों को डिवाइड किया जाता है। और राजा फ़तेह महमूद कियानी कह रहे हैं कि हम उसके लिए फैसिलिटेट करते हैं ताकि उनके एंड्स भी मीट होते रहें। अब थोड़ा सा बात करेंगे खुदा की बस्ती के हवाले से। थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मदद की ज़रूरत होती है और बहुत सारे लोग मदद के लिए कहते भी नहीं हैं। इस इदारे को बनाने का ख्याल कैसे आया है?
देखिए जी, ये जो इदारा है ये बनाया मेरे मदर ने और फादर ने, लेकिन चला मैं रहा हूँ। अच्छा। वो मेरे फादर की लास्ट ईयर डेथ हो गई एक एक्सीडेंट में, जिसके बाद ये इदारा 1 साल से मैं चला रहा हूँ। तो लेकिन इसके पीछे बनाने का कॉन्सेप्ट क्या था उनका, इसके अंदर सिर्फ विडोज़ रह रही हैं हमारे इस इदारे के अंदर, और इसके अंदर फ्लैट्स हैं। हर फ्लैट के अंदर एक कमरा, एक छोटा सा टीवी लाउंज, एक वॉशरूम और एक किचन है, और ये छोटी फैमिलीज़ के लिए। अब हमारा इनको चलाने का कॉन्सेप्ट क्या है कि हम लोग कोशिश करते हैं जो विडोज़ विद स्मॉल फैमिलीज़, 1 या 2 छोटे बच्चों के साथ, वो उसके अंदर शिफ्ट होती हैं। हम उनके जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनको भी पूरा करते हैं, लेकिन उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए भी हम अपनी जो उसके अंदर एनर्जीज़ लगा सकते हैं, और उनको भी इसके ऊपर हम आमादा करते हैं कि जी अपने बच्चों को पढ़ाएं। और इवेंचुअली जब उनके बच्चे इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं और सस्टेन कर सकें अपने आप को, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जी आप इसको छोड़ दें, ताकि नई ऐसी फैमिलीज़ जो कि विडोज़ की हों, जो कि इस वक्त जिनके लिए रहना मुश्किल हो, बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो, उनकी नशोनुमा मुश्किल हो, तो हम उनको सपोर्ट कर सकें। तो इस तरह ये एक साइकिल बेसिकली हमारी चल रही है। तो अभी तक कितनी फैमिलीज जो है वो इस इदारे से मुस्तफीद हो चुकी हैं? इस इदारे को शुरू किए हुए हमें 4 साल हुए हैं। टोटल इसके अंदर 11 फ्लैट्स हैं, और जिनकी रोटेशन चल रही है हमारे अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि ये पहला आप समझे साइकिल है, इसके अंदर जो लास्ट मैंने जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मैंने टेक ओवर किया था इसको, उस टाइम तक 35 फैमिलीज़ थी जो कि इसमें मूव इन होके मूव आउट भी हो चुकी थी। अच्छा। जिसके हालात किसी वजह से बेहतर। एक चीज़ और भी होती है, विडो की सपोज शादी हो गई तो भी हम उनको मूव आउट करवा देते हैं, क्योंकि फिर वो जो उनके हस्बैंड है उनकी जिम्मेदारी के अंदर आ जाता है। तो ये इस मॉडल पे हम चला रहे हैं। और बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो रिजॉल्व हो जाते हैं, तो ज़िंदगी में आसानी आती है, बेहतरी आती है। ये बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है कि जैसे ही आपके लिए अगर कोई जगह बनती है तो आप दूसरे के लिए वो आसानी फराहम करें। देखिए लोग कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, और नौजवान खासतौर पर बड़ी जल्दी कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। अब नौजवानों को कंफर्ट जोन से निकालना, उसके लिए एक तो खुद आपकी मिसाल सामने है, आप जिन लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, जिन नौजवानों से इंटरेक्ट करते होंगे, उनके लिए आप खुद बहुत बड़ी मोटिवेशन है। इसके अलावा और कौन से टूल्स हैं कि हम नौजवानों को पॉजिटिव रख सकें और उनको इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर सकें? देखें जी, जो मैं फिर से सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के एक और कॉन्सेप्ट के ऊपर आऊँगा। अभी हमारी सोसाइटी के अंदर लोग बहुत मुखय्यर हजरात जो हैं वो अपनी नेक नीयति के साथ लोगों को देते हैं। आपने शुरू में जिस तरह मानूर एक बात की कि डिपेंडेंट बनाते हैं लोगों को। सपोज़ आप किसी को महीने का राशन दे रहे हैं, आप उसको गैस दे रहे हैं, आटा चीनी सब कुछ दे रहे हैं, तो आप उसको डिपेंडेंट कर रहे हैं। तो मेरी और मेरे छोटे भाई जो हम दोनों मिल के ये काम कर रहे होते हैं, हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हम लोग लोगों को सेल्फ सफिशिएंट बनाने की। जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि मेरे छोटे भाई ने कहा कि मैं चाहता हूं कि हम जॉब क्रिएशन करें इसके अंदर, अपने लोगों को जॉब क्रिएट करके दें और उनको सेल्फ सफिशिएंट करें। तो उन्होंने एक छोटा सा आइडिया, जिसके अंदर हमें कोई ऐसा प्रॉफिट नहीं था, जो कि LED साइन बोर्ड्स का था, और वो बच्चों ने तकरीबन 8-10 बच्चे थे जिनको उन्होंने रखा, और उन्होंने हमारे पास हमने फैसिलिटी उनको बना के दी, उसके अंदर सीखा, ऑनलाइन ऑर्डर्स आना शुरू हुए। इवेंचुअली हमने उनको सेल्फ सफिशिएंट कर दिया और हम उस बिज़नेस से एग्जिट हो गया, और वो बच्चे अलग-अलग से खुद वो बिज़नेस कर रहे हैं। तो हमें बेसिकली ऐसी चीज़ों के ऊपर जाना चाहिए कि हम डिपेंडेंसी यकीनन किसी हद तक शुरू में होती है, लेकिन अगर हम उसको फॉर लाइफ डिपेंडेंट कर देंगे तो वो उसी माइंड फ्रेम के अंदर रहेंगे कि हमने सारी ज़िंदगी मांग के खाना है। तो हमारी यही जितने मुखियर हजरात हैं उनसे गुजारिश है कि उनकी कोशिश ये होनी चाहिए कि ऐसे आइडियाज़ के ऊपर काम करें जिससे लोग डिपेंडेंट हों बेशक शुरू में, लेकिन इवेंचुअली वो इंडिपेंडेंसी की तरफ जाएं और सेल्फ सस्टेनेबिलिटी, सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ जाएं। सही। अच्छा, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि जब हम रिटायर हो जाते हैं और हमारा रिटायरमेंट प्लान ये होता है कि जब हमारे पास कुछ करने का नहीं होगा तो तब हम सोशल वर्क करेंगे, और ये दैट्स वेरी कॉमन अक्रॉस द ग्लोब। बेसिकली अब यू आर अ यूथ कोऑर्डिनेटर एज वेल, तो आप यूथ को किस तरह मोबिलाइज करते हैं कि ऑब्वियसली व्हेन वी आर यंग तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, फैमिली टाइम है, हमारी अपनी स्ट्रगलिंग लाइफ चल रही होती है, जॉब करनी है, स्टडीज़ है एंड ऑल सच थिंग्स, एंड वी आर नॉट गिविंग टाइम टू सोशल वर्क। एक चीज़ अब यूनिवर्सिटीज़ ने स्टार्ट की है, CSR के तहत हमारा एक प्रोजेक्ट होता है, उसमें हमें करना होता है, बट दैट्स जस्ट फॉर फ्यू क्रेडिट आवर्स। यूथ को मोबिलाइज करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि एट द पीक ऑफ आवर फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल स्ट्रेंथ हमने लोगों के लिए एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। तो इसके लिए आप एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएटेड हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से अगर साइड पे होके बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हमें क्या करना चाहिए?
देखें जी, यूथ, ये जो आपने कहा ना कि ये आपका प्राइम टाइम होता है लाइफ का, ये जो यूथ वाला टाइम होता है, जो एनर्जी इस वक्त होती है आपके पास, आई थिंक स्टार्टिंग फ्रॉम द 20s अप टू द 40s, जो एनर्जी इस टाइम होती है आपके पास, वो शायद ही लाइफ में इसके बाद किसी टाइम हो सकती है। इट्स अ रियलिटी, इट्स अ हार्ड रियलिटी ऑफ लाइफ। तो इसको यूटिलाइज करने के लिए देखें, पॉलिटिकल पार्टीज अक्रॉस द बोर्ड यूथ को एक फोरम के ऊपर उनको बिठाना चाहिए। यूथ की डायरेक्शंस तय करना बड़ा ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि हर यूथ जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ही जाए, ज़रूरी नहीं है कि हर यूथ जो है वो जॉब की तरफ ही जाए। हमें सबसे पहले तो जो सोशल टाबूज़ हैं उनको सोसाइटी के अंदर तोड़ना ज़रूरी है कि जी बच्चे ने डॉक्टर ही बनना है, बच्चे ने इंजीनियर ही बनना है। जो स्किल डेवलपमेंट है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। हमारी कोशिश होती है कि हम बच्चे को बैचलर्स ही करवाएं, घर वालों की कोशिश होती है कि हमारा बच्चा बैचलर्स ही करे, लेकिन हर बच्चा इसके केपेबल नहीं होता अनफॉर्चुनेटली कि वो बैचलर्स कर सके। ये आइडेंटिफाई हो जाता है स्टार्टिंग फ्रॉम अराउंड 7th ग्रेड अंटिल द 10th ग्रेड कि कौन सा बच्चा बैचलर्स के काबिल है, कौन से बच्चे को 10th ग्रेड के फ़ौरन बाद टेक्निकल एजुकेशन जिसमें DAs डिप्लोमाज ऑफ इंजीनियरिंग हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के डिप्लोमाज हैं, हर मतलब हेयर टेक्नीशियंस के डिप्लोमाज हैं, ऑटो मैकेनिक्स के डिप्लोमाज हैं, उनकी तरफ जाना चाहिए। तो ये दिस इज़ द प्राइम टाइम। और मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को भी, सोशल सेक्टर को भी, अक्रॉस द बोर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी जो स्किल डेवलपमेंट है, टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग है, उसकी तरफ यूथ को लेके जाना चाहिए। आपको मैं एक बात बताऊं कि जो जितने बैरूनी ममालिक हैं, पाकिस्तान में आपको पता है इस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रेंड है जॉब्स के लिए बाहर जाने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मैं सेल्फ विटनेस हूँ, मेरे बहुत सारे अजीज़ जो हैं, मेरा इनफैक्ट छोटा भाई बाहर के मुल्क में कारोबार करता है किसी, तो वो वहाँ पे टेक्निकल जो लोग हैं उनकी डिमांड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बैचलरेट वाले स्किल लेबर की, बिल्कुल। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान से वो मिलती नहीं है। हालांकि डिमांड पाकिस्तान, इंडिया, इन्हीं मुल्कों से ज़्यादा है इसकी, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि मेरा पर्सनली ना हमारी सोसाइटी का उस किस्म का फोकस रहा है, जिस तरह मैंने कहा पेरेंट्स की भी यही ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे बैचलर्स करें, और अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट्स का भी इससे पहले उस किस्म का फोकस नहीं रहा। तो अब जो आपने बात की कि इस प्राइम टाइम के अंदर यूथ को कैसे मोबिलाइज करना चाहिए, मेरा ख्याल है जो सबसे ज़रूरी और बेस्ट चीज़ है वो टेक्निकल एजुकेशन की तरफ उनको राग़िब किया जाए ताकि वो कम्पीट कर सकें पूरी दुनिया में जो टेक्निकल एजुकेशन की डिमांड है उसमें। बिल्कुल सही। और चूँकि हम देखते हैं जो लोग कामयाब होते हैं या मेहनत करते हैं और किसी न किसी हद तक अपने लिए राह मुतय्यन कर लेते हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ बड़ी क्लियर होती हैं। आज के नौजवान एडवेंचर करना भी है, अपने खेलना भी है, ज़िंदगी को भी जीना है, डिफरेंट प्रायोरिटीज़ हैं। कैसे प्रायोरिटाइज़ किया जाए कि हमने क्या करना है, उसके लिए पहले क्या इकदाम हो सकते हैं, क्या पहला कदम कौन सा हो सकता है, क्या एडवाइस करेंगे नौजवानों को? देखें जी, आपने खेल की बड़ी ज़बरदस्त बात की। मैंने अभी पहले कहा भी कि ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, फिर ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा स्किल ही सीखे। खेलों के मैदान आबाद होंगे तो हस्पताल हमारे जो हैं वो गैर आबाद होंगे। ये एक बड़ा ज़बरदस्त फ़िक्रा है। और बात ये है कि आपने कहा कि कैसे प्रायोरिटाइज़ किया जाए शुरू में एट द पीक ऑफ यूथहुड, तो उसके अंदर देखें, अब मुझे बचपन से पता था 7th 8th के बाद कि जी मुझे क्या चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। अब उसके अंदर पेरेंट्स की सपोर्ट, सोसाइटी की सपोर्ट बड़ी ज़रूरी है। अगर मेरा बचपन से दिल था कि मैं सियासत करूं और साथ कारोबार करूं, तो मेरे पेरेंट्स ने लकीली मुझे सपोर्ट किया। हमारी सोसाइटी के अंदर जो फैमिली सपोर्ट सिस्टम है उसका बड़ा इशू है। मैंने कहा ना कि ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारी सोसाइटी का कि बच्चों के जो ड्रीम्स हैं उनको फॉलो नहीं करने दिया जाता। मेरा ख्याल है जो आपने कहा कि प्रायोरिटाइज कैसे किया कर, इट इज़ वेरी इजी। अगर बच्चे की जो ख्वाहिशात हैं, बच्चे का जो माइंड सेट है उसको फॉलो करने दिया जाए, दैट इज़ हिज प्रायोरिटी। लेकिन फैमिलीज़ जो हैं वही एक पीयर प्रेशर के अंदर, सोसाइटल प्रेशर के, सोसाइटी के प्रेशर के अंदर आके कि हमारे बच्चे ने बैचलर्स करना है, इसने या इंजीनियर बनना है या डॉक्टर करना है, लोग क्या कहेंगे हमारा बच्चा मैकेनिक बन गया है। जी, ये उनके लिए एक डिग्रेडिंग फैक्टर है कि हमारा बच्चा मैकेनिक। लेकिन उनको इस चीज़ का पता नहीं है कि ये बच्चा मैकेनिक बन के अगर कहीं चला गया UAE, अगर ये बच्चा कहीं सऊदीया चला गया, इंग्लैंड में लैंड कर लिया, इसने USA में एज ए मैकेनिक लैंड कर लिया, तो ये आपके पूरे गांव को अपलिफ्ट कर देगा थ्रू हिज जो इनकम है वहाँ की। उसके बाद जब वो पाकिस्तान दोबारा आएगा तो एक बेहतर वे में कंट्रीब्यूट भी कर सकेगा। एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं, आप यूथ कोऑर्डिनेटर भी हैं, व्हाट इज समथिंग डिफरेंट यू आर ब्रिंगिंग फॉर द यूथ? क्या आपका विजन है कि आपने जो अपने एरिया में देखा या अभी तक देखा कि ये काम हो रहा है एंड देयर इज समथिंग डिफरेंट यू वांट टू डू, व्हाट इज दैट? देखें जी, मैं आई एम एन एंटरप्रेन्योर, आई एम अ सोशल एंटरप्रेन्योर, आई एम अ पॉलिटिशियन।
मैंने अपनी सोसाइटी के अंदर जो इस वक्त सबसे बड़ा इशू देखा है कि यूथ डायरेक्शन लेस है। यूथ के अंदर डायरेक्शन का फुकदान है जो कि विच इज़ लीडिंग टू अ लॉट ऑफ इल्स इन द सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर जितनी बुराइयां हैं वो अगर डायरेक्शन नहीं होगी, डायरेक्शन लेस, कोई इधर टक्कर मारेगा कोई उधर टक्कर मारेगा और एक बच्चा डायरेक्शन वाला है, ही नोज कि ही हैज़ टू गो स्ट्रेट टू दिस डायरेक्शन, तो उन दो बच्चों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। तो मेरा ख्याल है कि जो काउंसलिंग है बच्चों की, यूथ की, कि आपने अभी बात की कि उनका क्या एम होना चाहिए है, उनकी क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, तो वो सोसाइटी के अंदर मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा पर्सनली एक पैशन है कि जी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप की जाए। मैंने कहा हर बच्चा कर नहीं सकता, एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं जा सकता, डिफरेंट माइंडसेट होता है, लेकिन मेरा ख्याल है बंदा एक चीज़ के ऊपर फोकस है। जैसे मेरा जो फोकस है दैट इज़ ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, बच्चों को सेल्फ सफिशिएंट किया जाए। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि मेरे फादर के पास आज से चंद साल पहले एक बच्चा आया जो कि इंजीनियरिंग कर रहा था और मेरे फादर ने कहा कि बेटा आप इससे मिलो, हमारा किसी जानने वाले का बेटा है। तो मैंने उसको गाइड करना, उन्होंने कहा, तो मैंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर लोगो डिज़ाइनिंग के थ्रू मेरे कुछ दोस्त हैं वो अच्छे खासे डॉलर कमा रहे थे, और मैं आपको उनकी एग्जांपल दूं कि दे स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच एंड टुडे देयर मल्टी मिलियनर्स इन पाकिस्तान। ठीक है जी। अब उस किस्म की जो एंटरप्रेन्योरशिप है, सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए, सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए बच्चों को मेरी कोशिश है कि ऐसी चीज़ों के अंदर जिनसे फॉरेन एक्सचेंज भी आ सके पाकिस्तान के अंदर, अगर फॉरेन एक्सचेंज नहीं तो आप जो वेल्थ रेवोल्यूशन, वेल्थ रोटेशन इन द सोसाइटी है, उसी के अंदर आप पार्ट बने और आप कोई ऐसा काम, जैसे वो छोटा सा मैंने आपको बताया LED लाइट्स वाला, तो वो एक उन 8-10 बच्चों को हमने शुरू करवाया, साथ उनकी पैट्रोनेज की, और इवेंचुअली वो सेल्फ सफिशिएंट हो गए। और वो मॉडल ऐसा था कि हम उससे उस किस्म का प्रॉफिट नहीं कर सकते थे, लेकिन उनको एटलीस्ट हमने सेल्फ सफिशिएंट कर दिया, और वो 8-10 बच्चे जो हैं अपनी लाइफ के अंदर लग गए। अब हो सकता है उनमें से कोई इवेंचुअली एक बहुत बड़ी इस चीज़ की कंपनी बना ले, ग्रो करता करता पूरे पाकिस्तान, पैन पाकिस्तान उसकी कंपनी ग्रो कर जाए। तो मेरा जो टारगेट है, मैंने कोटली में आपको मैंने बताया था कि एक इंक्यूबेशन सेंटर भी बनाया है यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली के अंदर। इससे पहले कोटली में कोई इंक्यूबेशन सेंटर नहीं था, तो वो उस इंक्यूबेशन सेंटर के थ्रू इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि ये एंटरप्रेन्योरशिप अपनी सोसाइटी के अंदर जो हमारे कोटली के यूथ है उनके अंदर डेवलप की जाए। हमारा वो कंप्लीट हो गया इंक्यूबेशन सेंटर, इंशाल्लाह बहुत सून लॉन्च हो जाएगा कोटली यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर, और उसमें हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि जितना वो काम कर सकें। राजा फतेह महमूद कियानी साहब, आपके कीमती वक्त का हमारे साथ राजा फतेह महमूद कियानी जो कि फिलैंथ्रोपिस्ट हैं और इसके साथ साथ यूथ कोऑर्डिनेटर भी हैं एक पॉलिटिकल पार्टी की, आज़ाद कश्मीर से उनका ताल्लुक है। अब प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आज के दिन के हवाले से बात करते हैं। आज 26वीं बरसी है दुनिया के तवील क़ामत शख्स की, और उनका नाम है आलम चन्ना, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आज भी दर्ज है। और अगर हम आलम चन्ना की बात करें तो वतन से मोहब्बत की ऐसी मिसाल कि जब भी उनकी बरसी आती है, जब भी कहीं जिक्र आता है, तो ये बताया जाता है कि उनकी दराज कामत होने की वजह से, उनके रिकॉर्ड होल्डर होने की वजह से उन्हें बहुत सारे ममालिक ने शहरियत ऑफ़र की। बिल्कुल जनाब, लेकिन उन्होंने इस ऑफ़र को डिक्लाइन कर दिया और उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तानी ही रहेंगे, और पाकिस्तान से उनकी मोहब्बत का ये आलम था कि पाकिस्तान में ही उनका इंतकाल हुआ। इस हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। मोहम्मद आलम चन्ना 1953 को सिंध के एक तारीखी शहर सहवन के गांव बच्चल चन्ना में पैदा हुए। उन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादा वक्त अजीम बुजुर्ग लाल शहबाज कलंदर के मजार पर गुजारा था। 1981 में चन्ना को सर्कस में एक शख्स ने देखकर तस्वीर बनवाई और वो मशहूर किताब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को भेज दी। इस बुक की टीम ने पाकिस्तान पहुंचकर उनके कद की लंबाई नोट की। उस वक्त उनका कद 8 फुट और 2.5 इंच बताया गया था। 1981 में गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुरत्तबीन ने आलम चन्ना को दुनिया का सबसे तवीलुल क़ामत शख्स तस्लीम करने का ऐलान किया। 1985 में गिनीज बुक के मुरत्तबीन ने ये कहकर उनसे ये एजाज वापस ले लिया कि मोहम्मद आलम चन्ना का असल कद 7 फुट 9.1 इंच है। 1990 में उनसे ज्यादा कदावर शख्सियात के इंतकाल के बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने 1991 के एडिशन में मोहम्मद आलम चन्ना को एक मर्तबा फिर दुनिया का सबसे तवीलुल क़ामत शख्स तस्लीम किया।
मोहम्मद आलम चन्ना ने अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, जापान और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत दुनिया के बेशतर ममालिक का दौरा किया। उनमें से बेशतर ममालिक ने उन्हें अपने मुल्क की शहरियत देने की पेशकश की, जिसे उन्होंने पाकिस्तान की मोहब्बत के बायस ठुकरा दिया। 1998 में जब वो शदीद बीमार हुए तो हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें इलाज के लिए अमेरिका भिजवाया और 2 जुलाई 1998 को न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में वफात पा गए। वो सहवन शरीफ में हजरत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार के इहाते में आसूदाए खाक हैं। आलम चन्ना के हवाले से आप रिपोर्ट देख रहे थे। प्रोग्राम का सिलसिला हम आगे भी बढ़ाएंगे और कुछ सरप्राइजेस हैं जो कि आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन वक्त हुआ है न्यूज़ ब्रेक का। वापस आएंगे न्यूज़ ब्रेक के बाद। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। और सुबह पाकिस्तान में आज हम आपको ऐसे नौजवानों से मिला रहे हैं जो कि एंटरप्रेन्योरशिप को, जो कि जॉब क्रिएशन को प्रमोट कर रहे हैं पाकिस्तान में, जो कि पाकिस्तानी नौजवानों को एम्पावर करें। ना सिर्फ नौजवानों को बल्कि वो अफराद जो कि एक ही मोनोटोनस रूटीन के साथ जॉब करते रहते हैं और फिर वो सोचते हैं कि कोई ऐसी एक्टिविटी हो जिससे हमारे लिए फन एक्टिविटी हो लेकिन सोर्स ऑफ इनकम भी हो, यानी कि कोई काम भी करें और कमाई भी। नौकरी के साथ साथ कोई काम भी करे ना, ये कहा जाता है। बहरहाल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसी जॉब करते हैं जिनको उसमें बहुत ज़रा वो उनकी पैशनेट किस्म की जॉब होती है, उसकी ख्वाहिश होती है और उसके लिए वो बहुत सारी कुर्बानियाँ देकर वो जॉब करते हैं। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी जॉब के साथ साथ कुछ ऐसा करना होता है कि जिसमें उनको खुशी मिले, उनके ध्यान बटे और इसके साथ साथ वो कामयाब हों और अच्छा जो एक इनकम है उसका ज़रिया भी बना सके। तो ऐसे नौजवानों ने अब जो नया कॉन्सेप्ट है जिसके से कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे, एंटरप्रेन्योरशिप, सुनने में बड़ी फैसिनेटिंग लगती है, बड़ी दिलकश लगती है ये टर्म कि एंटरप्रेन्योरशिप यकीनी तौर पर कोई ऐसी बड़ी चीज़ है जिसमें इंसान सूटेड बूटेड या फिर वेल ड्रेस्ड होकर किसी बेहतरीन से ऑफिस में बैठा होगा, अपने ऑफिस में बैठा होगा और किसी का बॉस, कोई उसका बॉस नहीं होगा, वो अपना खुद ही बॉस ये होगा। आप एंटरप्रेन्योर से पूछें जब उसको 24 घंटे काम करना Exactly. पड़ेगा। और तभी कहते हैं ना, नो पेन नो गेन। और एक ऐसी सिचुएशन जिसमें हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया जो है बड़े डाउनफॉल की तरफ जा रही है, कोविड की सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन में ये सोच रखना कि हमने उभरना है, हम ख़वातीन हैं और हम वल्नरेबल नहीं है, ना ही हमने अपने आप को वल्नरेबल बनाना है, हमने आगे जाना है, आगे बढ़ना है, अपनी एम्पावरमेंट करनी है। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे इर्द गिर्द ख़वातीन हैं उनको भी एम्पावर करना है। जो हमारे साथ प्रोग्राम में गेस्ट हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाने से पहले मैं ये एक बहुत खूबसूरत सा पॉट दिखाना चाहूँगी एंड आई रिक्वेस्ट माय कैमरा पर्सन कि इसको ज़रा जूम करें ताकि आपको इस पर आइडिया होगी। जो खूबसूरत सी पेंटिंग है, पिंक कलर की इसकी बेस है, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट को डिपिक्ट कर रही है। और उसके साथ साथ एक खातून इस पर बनी हुई है विद ब्राइट आइज़ विद फ्लावर्स, जो कि एक ब्राइट फ्यूचर को डिपिक्ट कर रही हैं। अब ये पॉट जो है, ये जिसने बनाया है, जिसने पेंट किया है, वो एंटरप्रेन्योर हमारे दरमियान प्रोग्राम में मौजूद है, ज़ायरा रज़ा साहिबा। ज़ायरा, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम सलाम। ज़ायरा, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एन एंटरप्रेन्योर और आप जॉब क्रिएशन के लिए और ख़ास तौर पे ख़वातीन को एम्पावरमेंट की तरफ लेके आने के लिए काम कर रही हैं, उनको प्लेटफॉर्म मुहैया कर रही हैं। कोविड के टाइम पे आपने सोचा, ये आइडिया कंसीव किया, इसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। कब सोचा, क्या ऐसी चीज़ माशरे में देखी और फिर क्या एग्जीक्यूट किया? अच्छा, बेसिकली मैं अपना एक स्मॉल बिज़नेस रन कर रही थी। 2016 में मैंने उसको स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी अच्छा चल रहा था। बट जब कोविड वाली सिचुएशन आई तो आपको भी आइडिया है कि किस तरीके से ना सिर्फ स्मॉल बिजनेसेस बल्कि बड़े बिजनेसेस ने भी सफ़र किया। और आई थिंक जो सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाले थे वो स्मॉल बिजनेसेस, स्पेशली होम बेस्ड बिजनेसेस थे। तो जब कोविड की फ़र्स्ट वेव एंड हुई और मुझे इस बिज़नेस को स्क्रैच से दोबारा स्टार्ट करना पड़ा, तो जो मुझे क्विकेस्ट वे नज़र आया वो ये था कि मैं किसी जगह पे जाके अपनी प्रोडक्ट को, जैसे अभी आपने प्लांटर दिखाया, इनको स्टॉक करूं, या जैसे किसी ऐसी जगह पे जाके डिस्प्ले करूं जहाँ पे कस्टमर्स इनको इन पर्सन देख सकें। तो आई रियलाइज्ड कि इस्लामाबाद में, ट्विन सिटीज़ में कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं है, या जिन जगहों पे आप स्टॉक कर सकते हैं वो इतनी एक्सपेंसिव हैं कि हम जैसे स्मॉल बिजनेसेस तो उन्हें अफोर्ड ही नहीं कर सकते।
उस वक्त आई रियलाइज्ड कि जो प्लेटफॉर्म मिसिंग है वो मैं क्यों ना क्रिएट करूं, जो स्पेस मिसिंग है वो मैं क्यों ना क्रिएट करूं, क्योंकि इट वाज नॉट ओनली मी जिसने सफ़र किया था, मेरे जैसे और बहुत से स्मॉल बिजनेसेस थे। तो उस वक्त मैंने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया हैप्पीनेस बाज़ार के नाम से, जहाँ पे लोग आके अपने बिजनेसेस को प्रमोट कर सकते थे, वो सब लोग जो एक आउटलेट नहीं अफोर्ड कर सकते और सोशल मीडिया के थ्रू अपने बिजनेसेस को रन कर रहे हैं। तो 2020 में व्हेन फर्स्ट कोविड वेव वाज सबसाइडेड, उसके बाद मैंने इसको स्टार्ट किया बहुत ही छोटे स्केल पे, क्योंकि उस वक्त आपको भी याद होगा कि लोग बहुत डरे हुए होते थे किसी गैदरिंग में जाने से या इस तरह की किसी भी जगह, बहुत ज़्यादा स्केरी सिचुएशन थी। तो आई वाज नॉट श्योर कि ये कैसा रिस्पॉन्स आएगा, क्या होगा। बट जो फर्स्ट बहुत ही छोटे स्केल पे हमने किया, जहाँ सिर्फ 7 स्मॉल बिजनेसेस ने डिस्प्ले किया, उसका रिस्पॉन्स इतना अमेजिंग था, इतने ज़्यादा लोगों ने उसको अटेंड किया, इतने लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया कि आई वॉज सरप्राइज्ड कि पीपल वर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू सच थिंग्स, कि ऐसा कुछ हो जहाँ पे हम जाके अपने बिजनेसेस को प्रमोट करें, और फिर ऑडियंस जो वेट कर रहे थे कि वो इस तरह के आर्टिस्ट्स, क्राफ्टर्स के साथ कनेक्ट हों। तो 2020 में ये जर्नी स्टार्ट हुआ और अभी 2024 में लिटरली देयर वाज नो लुकिंग बैक, वी जस्ट मूव्ड फॉरवर्ड। और जो हमने 5 to 6 स्टॉल्स से स्टार्ट किया था, वो अब माशाल्लाह इट्स अ कम्युनिटी ऑफ 3000 प्लस होम बेस्ड बिजनेसेस। ज़ाहिर ये जो जर्नी है, जैसे आपने कहा कि प्लेटफॉर्म होना चाहिए, इसको सोच के बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुमकिन ही नहीं है। अगर आप किसी से अपना आइडिया भी शेयर करें तो वो भी पहला ओपिनियन यही आता है कि कैसे होगा, मुमकिन नहीं है इतने बड़े स्केल पर करना, या कम से कम जैसे 7 बिजनेसेस हैं तो उनके साथ कोऑर्डिनेट कैसे होगा, ये मुमकिन कैसे होगा, जगह कहाँ से आएगी, फैसिलिटीज़ कहाँ से आएगी, आपकी जितने भी ट्रांसपोर्टेशन है या फिर आपकी वहाँ पर स्पेस है उसको, और लोगों को कितने लोग आएंगे उनको अकोमोडेट करना, ये सारे फैक्टर्स हैं, इनको कैसे एड्रेस किया? अच्छा, कोई भी चीज़ ओवरनाइट नहीं होती। जैसे अक्टूबर 2020 में स्टार्ट हुआ जब इवेंट, तो इसकी वर्किंग मैंने तकरीबन 6 मंथ्स पहले स्टार्ट की। वी स्टार्टेड लुकिंग फॉर लोकेशंस, क्योंकि हम भी कोई बहुत एक्सपेंसिव लोकेशन इस एग्जीबिशन के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते थे। बहुत जगह देखी, बहुत से लोगों को कोलैबोरेशंस की ऑफर्स भी दी कि अगर आप अभी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दे दें और फिर बाद में जाके जब हम इस पोजीशन में आएंगे कि हम पे कर सकें तो हम करेंगे। तो ऑब्वियसली बहुत से लोगों ने उस वक्त जो सिचुएशन थी, बिजनेस सबको ही चाहिए था, बहुत से लोगों ने इस पे एग्री नहीं किया, बट कुछ ऐसे भी थे हु बिलीव्ड इन अस, जिन्होंने कहा कि हाँ ठीक है ऐसे कर लेते हैं। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करते करते, जैसे ऑब्वियसली बहुत एफर्ट्स हैं लोकेशन को, जैसे आप बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने रेज किए, लोकेशंस फाइंड करना, फिर एग्जिबिटर्स को कन्विंस करना। जैसे मैंने आपको बताया कि उस वक्त सिर्फ 5 to 6 ही कन्विंस हुए ये रिस्क लेने के लिए। इट वॉज अ रिस्क कि कोविड की सिचुएशन में कोई क्यों आएगा, लेकिन फिर उसके बाद उनका वो ट्रस्ट बरकरार रखने के लिए उस फुटफॉल को जनरेट करना कि वो आएँ और उनकी सेल्स, लोग आएँ, उनकी सेल्स हों, और ऑब्वियसली उसी के हिसाब से इसको ग्रो होना था कि नेक्स्ट इवेंट हम जब भी कर सकते थे जब पहला हमारा सक्सेसफुल होता। तो बहुत एफर्ट्स थी इसके पीछे, बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी कोविड की वजह से भी, फिर समर्स और ये सारा कुछ जो एक पूरा एक यू नो हाउ इट इज़। तो बहुत मेहनत लगी, बट ये कहना कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल, कुछ चीज़ें पॉसिबल बनानी पड़ती हैं, एफर्ट्स पुट करनी पड़ती हैं। ये एंटरप्रेन्योर की यही खासियत है कि वो बनाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब उसको लग रहा हो कि इट इज इम्पॉसिबल तो उस वक्त उसने बिल्कुल रिस्क आपको लेना पड़ता है, क्योंकि बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज नथिंग विदाउट रिस्क, वो आपको लेना ही पड़ता है। उतना बड़ा जो है आपको गेन भी गेन मिलेगा। और ये नहीं कि अब 4 साल गुजर गए हैं और एस्टैब्लिश हो गया है और बहुत ग्रो कर चुका है तो अभी रिस्क नहीं, रिस्क अभी भी इन्वॉल्व हैं, अभी भी चीज़ें इतनी आसान नहीं है। हर एग्जीबिशन, हर इवेंट, हर वेंचर के बाद हम भी बहुत कुछ लर्न कर रहे होते हैं कि नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे होता तो ज़्यादा बेहतर होता। तो रिस्क फैक्टर तो हमेशा रहेगा, लेकिन वो रिस्क लेना ही फिर आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाता है। ऐसा ही। अच्छा ज़ाहिरा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरह आप पेंट करती हैं, हमने स्क्रीन पर भी दिखाए कुछ आपका जो काम था, पेंट आपका सेल्फ एक्सप्रेशन होता है, व्हाटएवर यू आर फीलिंग, और बीइंग अ वुमन वी यू नो गो थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन आवर लाइफ नेचुरली भी, और अराउंड द जो हमारी सिचुएशन होती है वो भी हम देख रहे होते हैं, जो हमारी सराउंडिंग्स होती हैं। अब हमारी लाइफ बड़ी देखा जाए तो चैलेंजिंग होती है, इफ़ यू आर गिविंग टाइम टू आवर फैमिली, साथ में हमारा बिजनेस भी है, एंड देन वो जो हमारे सोशल प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, फिर ये पैट्रियार्किक सोसाइटी में हमें थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। बिल्कुल। ऐसे में जो एक्सप्रेशन होता है वो समटाइम्स बड़ा पेनफुल भी हो जाता है। समटाइम्स आप पेंट कुछ और करना चाहते हैं लेकिन आप पेंट कुछ और कर देते हैं।
जैसे कि मैंने देखा भी कि जब हमने कवर किया द हैप्पीनेस बाजार, तो उसमें कुछ बच्चों के ऐसी पेंटिंग्स थी जिसमें व्हेन दे वर फीलिंग पेन, तो उन्होंने उसकी तरह उसको पेंट किया। बिल्कुल। आपकी लाइफ में क्या डिफरेंस आया व्हेन यू स्टार्टेड पेंटिंग? इट्स नॉट अबाउट द जो आपने प्रॉपर्ली कमर्शियल वे में स्टार्ट किया, लेकिन जब इनिशियल लेवल पे पेंट करना शुरू किया, क्या डिफरेंस देखा और क्या उसके इम्पैक्ट्स आए आपकी पर्सनैलिटी पे? अच्छा, यहाँ पे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करूँगी कि पेंटिंग की तरफ तो मैं बाद में आई। पहले ये जो सब आपने एक्सप्लेन किया, पहले मैंने ये चीज़ें फील की प्लांटेशन में। एक्चुअली मैं गार्डनिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। ओके। तो बेसिकली वही आप वाली बात के जिसे कहते हैं ना कि मेरे लिए इट वाज अ फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, लेट आउट करना, या अगर कोई डिप्रेशन है या टफ टाइम्स चल रहे हैं, तो मेरा जो पैशन था वो गार्डनिंग था, कि प्लांट्स के साथ कनेक्ट करना। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो होते होते इस साइड पे आया कि वाइट मैं पेंट क्यों ना करूं पॉट्स को। यानी पॉट्स वैसे तो आपको मार्केट में मिल ही रहे हैं, बट वही आप वाली बात कि एक्सप्रेस करना फीलिंग्स को, इमोशंस को लेके चलना, तो इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। बहुत और वो अगेन मैं रिपीट करूंगी आप वाली बात कि बहुत दफ़ा आप कुछ करना चाह रहे होते हैं पेंट और नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि आप उस फ्रेम ऑफ माइंड में ही नहीं होते। और कभी कभी आप कुछ और करना चाह रहे होते हैं पेंट, लेकिन आपके माइंड में कुछ और चल रहा होता है, तो आप कोई नई ही चीज़ पेंट कर लेते हैं जो आपने सोचा भी नहीं होता कि हम भी ये कर सकते हैं। तो डेफिनेटली एक तो ये एक अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना भी है, प्लस ये बहुत बड़ा एक एंटी डिप्रेसेंट है। जो लोग पेंट करते हैं या कोई भी किसी भी आर्ट से कनेक्टेड है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, स्केचिंग हो सकती है या कुछ भी, वट एवर मे बी योर स्मॉल बिजनेस, वो एक आपके लिए एक ना आउटलेट होता है अपनी फीलिंग्स का, अपने एक्सप्रेशंस का, और थेरेपी होती है। थेरेपी होती है। बेसिकली जो आप बात करें ये वो सारे गेन्स हैं जो पैसों के अलावा आपका कोई भी एक्टिविटी है, चाहे उससे आपकी इनकम जनरेट हो रही है, आप उससे अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर, आपकी फिजिकल हेल्थ पर, आपके जो सोशल आपका एक स्टेचर है उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, आपके रिलेशंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। अब एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हम देखते हैं कि मेहनत तो करना पड़ती है, लेकिन आपको अपने डॉट्स को इन लाइन रखना होता है, कनेक्टेड रखना होता है, फिर उनको फॉलो भी करना होता है। फुट स्टेप्स बड़े वाजे होते हैं कि आपने क्या क्या करना, क्या डोंट्स हैं, क्या डूज़ हैं। तो ये इसकी आगाही थी या वक्त के साथ एक्सपेरिमेंट्स के साथ आई? क्या सही हो रहा है, क्या सही नहीं हो रहा है? या क्या आपके डोंट्स डूज में कन्वर्ट हुए? क्योंकि होता है बिजनेस में, तो ये होता है। बिल्कुल होता है। बहुत, जैसे मैंने अभी कहा कि बहुत हर इवेंट के बाद, हर वेंचर के बाद एहसास होता है कि ऐसे नहीं ऐसे हो सकता था, एंड वी ऑल लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। और मैंने कभी भी इसको ये नहीं सोचा कि मुझसे गलती हो गई, ओहो अगर ऐसे ना होता तो ऐसे हो जाता, ठीक है हो गया, मूव फॉरवर्ड, अब अगले में वो ना हो। तो डूज़ एंड डोंट्स डेफिनेटली डिफ़ाइन किए पहले अपने लिए, रिसर्च, हर तरह की रिसर्च की कि मार्केट में ऑलरेडी क्या हो रहा है, जो चीज़ें हो रही हैं वो हम कैसे बेहतर कर सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म से, या जो चीज़ हमने एक दफ़ा डिलीवर किया है अब उससे नेक्स्ट स्टेप पे मज़ीद उसे बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो वो हर दफ़ा एक नई चीज़ होती है, हर दफ़ा एक नया गोल हम अपने लिए सेट करते हैं कि अच्छा इसमें हमने ये किया, अब नेक्स्ट में हमने कुछ ऐसा करना है कि पीपल उनको नज़र आए आपकी एफर्ट, या उन्हें हर दफ़ा एक नई चीज़ मिले, मोनोटनस ना हो जाए। तो हर दफ़ा डिफरेंट डूज़ एंड डोंट्स होते हैं, और बहुत दफ़ा डोंट्स डूज़ में डेफिनेटली कन्वर्ट हो जाते हैं, डूज़ डोंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा ज़ाहिरा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, व्हेन यू सी वुमेन अराउंड यू गेटिंग एम्पावर्ड आपकी वजह से, आपके प्लेटफॉर्म की वजह से, कैसा महसूस होता है? और ख़ास तौर पे क्या जब आप ख़वातीन को जिस तरह प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही हैं, तो साथ में जो चैलेंजेस उनको भी फेस करना पड़ते होंगे, काउंसलिंग भी कर रही होती हैं, अपने एक्सपीरियंसेस से गाइड भी कर रही होती हैं, जिस तरह आपने कहा हर इवेंट के बाद आप सीखती हैं, तो क्या वो एक उसके बाद के पोस्ट मीटिंग होती है कि ख़वातीन को बताया जा सके कि ये हमारी लर्निंग है, आज अगर मैं प्लेटफॉर्म जनरेट करी हूँ तो कल को आप भी प्लेटफॉर्म जनरेट करेंगी, तो आपको फिर पता होना चाहिए हाउ टू टैकल ऑल सच थिंग्स? अच्छा, एक तो ये कि आई एम वेरी ट्रांसपेरेंट एंड ओपन अबाउट एक्सपीरियंसेस एंड लर्निंग्स। अगर मैंने कोई चीज़ लर्न की है तो आई एम ओपन कि अगर किसी और को मैं डिलीवर करती हूँ और वो उससे अपने लिए कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है या कर सकती हैं, तो वाई नॉट। तो हर इवेंट के बाद वी, इवन बिफोर द इवेंट, वी हैव मीटिंग्स विद ऑल द पार्टिसिपेंट्स, और हम उन्हें एक्सप्लेन भी करते हैं कि वो जो इवेंट एक होने वाला है उसमें क्या स्टेप्स लेके दे कैन मेक इट मोर प्रॉफिटेबल फॉर देम, सेल्स वाइज भी और एक्सपीरियंसेस वाइज भी। कभी कभी सिर्फ पैसों की बात नहीं होती है डेफिनेटली, बट कभी कभी आप एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, लर्निंग के लिए भी बहुत कुछ कर रहे होते हैं। एंड इवन आफ्टर एवरी इवेंट तब भी हम वी गेट फीडबैक फ्रॉम पीपल कि हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, या आपको इससे
कितने बेनिफिट्स हुए, या कहीं पे आपको लगा कि अगर ऐसे नहीं ऐसे होता तो ज़्यादा बेहतर होता। दूसरा आपने कहा कि जब ये नज़र आता है कि हम लोगों को एम्पावर कर रहे हैं, हमारी तरफ से एक प्लेटफॉर्म है, तो आई थिंक इट्स द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। जब आपको उसके बाद वो एक मैसेजेस आना शुरू होते हैं ना कि मैंने इससे ये सीखा और दिस इज़ व्हाट आई टुक होम, और मेरा ये काम फॉर एग्जांपल मैं अपने बच्चों के लिए ये नहीं कर पा रही थी बिकॉज ऑफ लिमिटेड फंड्स, और यहाँ से जो मैं जनरेट करके गई हूँ अब इससे मैं ये करूँगी, आई थिंक इट्स द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। वो जो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट कहना चाहिए होता है कि आपकी वजह से, आपके प्लेटफॉर्म की वजह से कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी ड्रीम्स को पूरा कर रहे हैं जो शायद वो इंडिविजुअली ना कर पाते। बिल्कुल सही कहा। आई थिंक इससे बेहतर बात, दिस इज़ व्हाई आई डू इट। ज़बरदस्त। और हम देखते हैं कि जब भी एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट होती है तो हमें जो पहली इनकम होती है, पहला वेंचर होता है या पहला कस्टमर होता है, बड़ा यादगार होता है। फैमिली में से था या कहीं और से, या आपके इसी हैप्पीनेस बाजार में से? एक्चुअली मेरा जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो जर्नी है ना वो बहुत पुराना है, 2010 से, इससे पहले भी और भी बहुत से वेंचर्स थे, तो उसमें फैमिली एंड फ्रेंड्स भी साथ रहे। ऑब्वियसली ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फैमिली की सपोर्ट के बगैर तो वो भी नहीं सकती। बिल्कुल सही कहा। स्पेशली जब आप फीमेल्स की बात करते हैं और पाकिस्तान की बात करते हैं तो आपको एक बैकबोन चाहिए होती है, एक सपोर्ट चाहिए होती है, तो वो भी रहा बिल्कुल। और वैसे अगर कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक वो जो क्या कहना चाहिए, कम्युनिटी बिल्ड करना, और उसमें फिर ये होता है कि सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। हो सकता है सिर्फ ये ना हो कि मैं किसी को सपोर्ट कर रही हूँ या मेरा प्लेटफॉर्म, हो सकता है कुछ ऐसी सपोर्ट्स हो जो हमें वेंडर्स के थ्रू या एग्जिबिटर्स या पार्टिसिपेंट्स के थ्रू आ रही हूँ इन डिस्गाइज। तो वो आई थिंक ये पूरा एक सर्कल है एक दूसरे के लिए जो काम कर रहा है। Exactly, और हम देख रहे हैं कि खवातीन इस तरह बहुत से काम कर भी रही हैं। बहुत शुक्रिया ज़ाहिरा आपके कीमती वक्त का। आप बहुत सी खवातीन जो अभी आपको देख रही हैं उनके लिए रोल मॉडल भी हैं और उनके लिए आपने एक बहुत ज़बरदस्त आइडिया भी लेकर आई हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमारे दरमियान ज़ाहिरा रज़ा मौजूद थी जो कि और हैं, और हम तमाम खवातीन पे, हम तमाम मर्द हजरात पे भी, तमाम पाकिस्तान के शहरियों पर जो हम देखते हैं अक्रॉस द ग्लोब सिचुएशन है, ज़रूरी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने अपने आप के साथ साथ दूसरे को भी एम्पावर करना है, दूसरे के लिए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, उसको एम्पावर करने के लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म मुहैया करना है अगर हमारी इतनी इस्तिताअत और है। ज़िंदगी में कामयाबियां हासिल करना इतना ही ज़रूरी है जितना हमें जीने के लिए सांस ज़रूरी है। तो आगे बढ़ेंगे, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ कामयाबियों की बात करेंगे। गर्मी और हीट वेव से निजात चाहिए? साया चाहिए? साफ फिजा चाहिए? ठंडा मौसम चाहिए? फल चाहिए? हरियाली चाहिए? बारिश चाहिए? तो निज़ाम कुदरत और माहौल की हिफाजत यकीनी बनाएं। आज ही अपने हिस्से का पौधा लगाएं, उसे दरख्त बनाएं, अपने लिए, अपनी आइंदा नस्लों के लिए। इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट दोनों एक साथ, मजे मजे की बातें और बहुत सारे खेल।
मालूमात का अंदाज, तफरी के रंग, ये सब एक साथ। क्रिएटिव किड्स में पीटीवी के संग। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बॉक्स ऑफिस के साथ एक बार फिर से मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त एमन जमान, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का फुल डोज, आपके फेवरेट सितारों से मुलाकातें, टॉप 5 हॉलीवुड मूवीज, म्यूजिक, बस्ती धमाल और बहुत कुछ। ये सब आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ बॉक्स ऑफिस में। सो कीप वॉचिंग बॉक्स ऑफिस ओनली ऑन पीटीवी होम। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और बात करते हैं कुछ आज के दिन के हवाले से। प्रोग्राम में हमने बात की थी कि अक्रॉस द ग्लोब क्या हो रहा है, और अक्रॉस द ग्लोब के हवाले से अब हम बात नहीं करेंगे, हम अक्रॉस द यूनिवर्स बात करेंगे, अक्रॉस द स्पेस बात करेंगे। आज है 2 जुलाई और आज उड़न तश्तरियों का आलमी दिन है। UFOs अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स जिन्हें कहा जाता है। हम देखते हैं बचपन में हम एक ड्रामा देखते थे ऐनक वाला जिन, और उसमें खलाई मखलूक इन उड़न तश्तरियों के ज़रिए ज़मीन पर आती थी और फिर वो इस तरह से ज़मीन से बहुत सारी चीज़ों को गायब भी कर देती थी। अब इस तरह के ऑब्जेक्ट्स देखे भी जाते हैं दूरबीन से, ख़ास तौर पर बहुत सारे लोग खला में देखने की कोशिश करते हैं, उनको नज़र आते हैं, कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, रिसर्च करते हैं और इस हवाले से फिर अपने अपने एक्सपीरियंसेस उनको लिखते हैं, शाया करते हैं। आज का दिन मनाने का मकसद ये है कि ऐसे तमाम लोग जिनका इंटरेस्ट है स्पेस में, ख़ास तौर पर UFOs के हवाले से, वो अपने अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी अपनी रिसर्च एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ सेमिनार्स का इनेकाद किया जाता है, इनकी हकीकत के हवाले से बात की जाती है, अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए जाते हैं, किसने किस तरह के अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स देखे, उनका साउंड कैसा था। बिल्कुल जनाब, और इस तरह के जो अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के हवाले से जिस तरह आज के दिन सेमिनार्स अरेंज किए जाते हैं, तो उसमें अगर हम देखा जाए जो हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री है, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, उसमें भी दीगर जो है साइंटिस्ट रिसर्च भी अपनी कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते हैं आज के दिन। और आज के दिन ऐसे साइंटिफिक सेमिनार्स या डायलॉग्स अरेंज किए जा सकते हैं ताकि जो स्पेस से रिलेटेड जिन बच्चों का, जो स्टूडेंट्स हैं, उनका इंटरेस्ट है, वो इससे इन्फॉर्मेशन हासिल कर सके। जहां हम आज के दिन के हवाले से बात करें तो कुछ ज़बरदस्त और बड़ी डिफरेंट सी, बड़ी अजीब सी खबरें भी आपके साथ हम शेयर करेंगे, और कुछ खबरें ख़ास तौर पे जिस तरह आज के दिन के हवाले से हमने बात की, आलम चना के हवाले से बात की, UFOs के हवाले से बात की, और जापान का नाम कर दें, एक खबर दे दूं। दे दें। अब रोबोट मुस्कुराएंगे और वो ऐसे मुस्कुराएंगे कि बिल्कुल आपको लगेगा कि हकीकत में कोई जैसे वो कहा नहीं जाता मुस्कुराइए आप मर्दान में हैं, तो इसी तरह रोबोट्स मुस्कुराएंगे, और लेकिन वो मर्दान में नहीं, जापान में मुस्कुराएंगे। हाँ, मैं समझा शायद रोबोट्स मर्दान में आएंगे तो मुस्कुराएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। जापान के रोबोट्स को ऐसा जो रिसर्च है उसमें ऐसा मटेरियल तैयार किया गया है जो उनके चेहरे पर आएगा तो उनके एक्सप्रेशंस वाज़ेह होंगे। तो ये रोबोट्स की दुनिया में, रोबोटिक्स की दुनिया में एक जिद्दत है, और एक्सप्रेशंस के साथ अब रोबोट कम्युनिकेट भी करेंगे। वैसे तो हमारी बात भी मानेंगे, लेकिन साथ साथ वो हमारे लिए काम अंजाम देंगे, तो अब उनके हम तासुरात भी जान सकेंगे। अब हम बात करेंगे तासुरात की, फीलिंग्स की, एक्सप्रेशंस की, इमोशंस की, और कहा जाता है कि मौसीकी इसकी बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी वाज़ेह ज़बान है, बड़ा ज़बरदस्त मीडियम है कि आप अपने जज्बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप अपनी सोच को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपके पास जो नॉलेज है आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फिर कुछ इश्यूज़ हैं आप उनको भी हाईलाइट कर सकते हैं। तो मौसीकी ऐसा मीडियम है जिसमें आप तकरीबन तमाम चीज़ें एड्रेस कर सकते हैं। बिल्कुल जनाब, जहाँ पे हम मौसीकी के ज़रिए बात करते हैं कि हम अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं, वहाँ पे हम तमाम लोग उससे रिलेट भी कर सकते हैं। जब कोई गाना सुनते हैं तो लगता है कि शायद हमारी ही ज़िंदगी पे गाना लिखा है, जब कोई ऐसी बात, कोई ऐसी गज़ल सुनते हैं और उदास हो जाते हैं तो लगता है शायद हमारी ज़िंदगी पे है। तो हमारे दरमियान कुछ ऐसे सिंगर मौजूद हैं आज जो कि ऐसे गाने सुनाएंगे जो कि हमें लगेगा हमारी ज़िंदगी पे, आपको लगेगा आपकी ज़िंदगी पे। और आपको बता देती हूँ कि हमारे साथ जो है वो अलिफ द बैंड के लीड वोकलिस्ट वहाज कुरैशी और मेन वोकलिस्ट दानियाल आरिफ मौजूद हैं। दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। वेलकम वहाज सर, बड़ी स्ट्रगल के बाद, बड़ी मुश्किल के बाद। बेशक ऐसे ही है, बहुत स्ट्रगल के बाद। तो कैसे चल रहा है बैंड आपका? अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग वेरी ग्रेट। कब इनिशिएट किया,
कब ये आइडिया आया? आइडिया बहुत पुराना था, बट इनिशिएट ये हुआ लास्ट ईयर इन द एंड ऑफ मई आई गेस, और प्रॉपरली एक जो ओपनिंग थी या एक मंजर आम पे लेके आना था वो हमारा हुआ था जून के एंड पे, मिड ऑफ जून और जून के एंड पे सारा कुछ लाइन अप रेडी करके। ओके। तो क्या वहाज इस बैंड को बनाने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो मौजूद थी या फिर कोई रीज़न थी इसकी? बहुत इस बैंड को सारी create करने की? रीजंस होती हैं, मतलब जब आप एक सोलो आर्टिस्ट होते हो तो आपको काफ़ी सारे म्यूजिशियंस की ज़रूरत होती है, और मैं और दानियाल वी वर अ डुओ, हम दोनों को माशाल्लाह से साथ दानियाल बोलते हैं वैसे? मैं बोलता हूँ कभी कभी दानियाल इतनी खामोशी आप से मुझसे बैठे बात करेंगे तो बोलूँगा। दानियाल ने बड़ा वैलिड पॉइंट दिया, आप मुझसे बात करेंगे तो बोलूँगा। अच्छा दानियाल ये बताएं कि वहाज के साथ दोस्ती थी या तभी ज्वाइन किया सिंगिंग में, या सिंगिंग में ज्वाइन किया तो दोस्ती हो गई? नहीं, सीन कुछ ऐसे था कि मैं पहले से म्यूज़िक कर रहा था, वहाज भी पहले से म्यूज़िक कर रहा था। तो मैं जब यहाँ इस्लामाबाद आया हूँ स्टडीज़ के लिए, तो तब बाहर एक कैफ़े पे मतलब हम बैठे थे, मैं और मेरे दोस्त वगैरह, वहाज भी वहीं पे था, ये भी वहाँ पे म्यूज़िक कहाँ से आए आप? जी, कहाँ से आए? मैं बेसिकली जंग से हूँ। अच्छा माशाल्लाह जी। अच्छा मुझे लगा कहने लगे वो घर से। अच्छा इसका मतलब है काफ़ी अच्छी दोस्ती तो हुई है। जंग अपना घर है और इस्लामाबाद दूसरा घर है। सुनाएंगे क्या दानियाल और वहाज मिलके हमें? मिल के क्या सुनाएंगे? चलिए अलग अलग सुना दे, जैसे सुनाने के बाद if you are अलग busy। सुना देते हैं आपको। अलग अलग सुना देते हैं। आइए जी, सुना दो। पहला गीत सुनते हैं और फिर उसके बाद मज़ीद दानियाल, गपशप please। करेंगे। दानियाल के पास गिटार है और वहाज और दानियाल दोनों गाते हैं? दोनों गाते हैं, हाँ जी। दोनों गाते हैं जी, और दोनों की आवाज़ हम सुनते हैं। और मिल के गाते हैं या अलग अलग गाते हैं? मिल के गाते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारी बैंड परफॉर्मेंस है तो हम ऑल्टरनेटिवली कभी स्विच कर लेते हैं, कभी कोलैब में गा लेते हैं, तो वो डिपेंड करता है। अच्छा एक चीज़ ना मैं सारों को यहाँ से क्लियर भी करना चाहूँगा कि लीड वोकलिस्ट और मेन वोकलिस्ट में सिर्फ अल्फाज का फर्क है, हाँ बाकी दोनों का काम सेम ही है। जाहिर है जो फ्रंट पे वही ऐसे है ही। और दोनों फ्रंट पे हैं। ऐसे ही क्या सुनाएंगे आज? मैं आपको कोक स्टूडियो का एक सॉन्ग है असफर हुसैन का, महरम, तू महरम ना रहा, वो आपको सुना रहा हूँ। जी प्लीज। चुप ने ऐसी बात कही, खामोशी में सुन बैठे, जन्मों जो ना बीत सके, हम वो अंधेरे चुन बैठे। कितनी करूं मैं इल्तिजा साथ की चांद से, दिल भर के आहें थक गया, फिर भी ना सो पाए हम। मैं सुन रहा था सभी, तू सुन सका ना कभी, उलझी सब ख्वाहिशों में, लफ्जों की बारिशों में, दिल का मकान ना रहा, ना रहा, ना रहा, ना रहा। तू महरम ना रहा मेरा, तू महरम ना रहा। जबरदस्त, Amazing, क्या जबरदस्त। बात है, क्या बात है। क्लासिक सॉन्ग। अच्छा बड़ा हाई बेंचमार्क आपने असफर हुसैन का जो है वो
अख्तर हुसैन के चुना है, तो आसान नहीं है उनको गाना, या फिर उन्होंने गा दिया है, लेकिन आपने बहुत अच्छे से बहुत justify अच्छा किया गाया। music। बस कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनने की। बस You did amazing job, you did amazing। तो वहाँ जब भी परफॉर्म कर रहे हैं अपना कुछ बना रहे हैं या फिर अपना अभी तक कुछ- कवर्स ही हैं? अभी तक कवर्स ही कर रहे हैं। अपना कुछ ओरिजिनल हमने प्लान किया हुआ है, कंपोज भी हुआ है, बस ये है कि थोड़ा सा एक टाइम चाहिए उसको कि सारी चीज़ें लाइन अप हो जाएं, सारी चीज़ें अरेंज हो जाएं, तो इंशाल्लाह इन 1 to 2 months। तो अभी अच्छा। आप क्या सुनाएंगे, अपना गाना या किसी और का? अभी नेस्कैफे बेसमेंट के अंदर एक गाना आया था ज़ीशान अली का, नहीं तेरे जय होर दिसदा। अगेन मुश्किल सिंगर, मुश्किल आर्टिस्ट। ऐसा नहीं है, बस थोड़ी सी कोशिश कर लेते हैं। चल प्लीज वहाज की आवाज में हम गाना सुनेंगे जी, वहाज कुरैशी। तेरे कदमां च रख दे आसावां, तेरे कदमां च रख दे आसावां, नी तेरे जया होर दिसदा, नी तेरे जया होर दिसदा। मुखड़े तो नजरां हटावा, नीवे मुखड़े तो नजरां हटावा, नी तेरे जया होर दिसदा, नी तेरे जया होर दिसदा। तेरियां उड़िका विच जिंद मुक चलिए, वेख लैनी मानी तेरे बिना मर चलिए। ने ज़ ने ज़ ने ज़ ग ज़ प ग म र स ग रे सा, ने ज़ 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 रे रे ज़ 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 ने रे सा प ग म रे ग ने सा 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 रे ग रे सा सा ni pa ga ma re sa da ni re sa da sa ni pa ga ma re sa da ni re sa da ni re sa da ni re sa। तेरियां उड़िका विच जिंद मुक चलिए, वेख लैनी मानी तेरे बिना मर चली। तुझे आवे तेनू ओ तुझे आवे तेनू ओ तुझे आवे तेनू ओ तुझे आवे तेनू सीने नाल लावा, तेरी रावा विच रख दे आसावा, तेरे जया होर दिसदा, तेरे जया होर दिसदा। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। वंडरफुल दानियाल, वंडरफुल वहाज, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने आके जो है ना एक समा बांध दिया है, थैंक यू सो मच कि आपने आज हमें ज्वाइन किया है। हमारे प्रोग्राम को एक बड़ा ज़बरदस्त म्यूजिकल टच दिया है जी, म्यूजिकल टच देने वाले हैं दानियाल और वहाज अलिफ द बैंड। और अब हम कुछ बात करेंगे तीरंदाजी की, चूँकि ये कुछ गाने, कुछ शेर जो ऐसे हैं जो कि सीधे दिल पर लगते हैं, लेकिन अब जो तीर है वो निशाने पर लगना ज़रूरी है, और उसके लिए आर्चर्स जो हैं वो मेहनत करते हैं और फिर गोल्ड मेडल भी दिल जीतते हैं। निशाना नहीं होता रिजवान, तीर होता है जो निशाने पे जाके लगता है, दिल निशाना, अब पता नहीं दिल निशाना है हर या एक का अपना अपना निशाना होता है। लेकिन जो तीरंदाजी के हवाले से हम बात करें तो पाकिस्तान के तनवीर अहमद ने चेक रिपब्लिक में होने वाले पैरा आर्चरी वर्ल्ड रैंकिंग इवेंट और यूरोपियन कप 2024 में पाकिस्तान के लिए ब्लाइंड आर्चरी में पहला इनफरादी गोल्ड मेडल जीत लिया है। रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखने वाले बसारत से महरूम तनवीर अहमद ने आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। वी आर सो ऑनर्ड एंड वी आर सो हैप्पी। तनवीर, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। तनवीर साहब बताइएगा,
चेक रिपब्लिक में होने वाले इस इवेंट की कुछ डिटेल्स, कितना मुश्किल था, कितनी ट्रेनिंग की ये गोल्ड मेडल हासिल करने के लिए? जी, ये तो डेफिनेटली जो तीरंदाजी की गेम है, ये तो प्रैक्टिस के बगैर नामुमकिन है और आपको बहुत ज़्यादा हार्ड जो इसके लिए ट्रेनिंग करनी पड़ती है। और मैं जो वीकली है 5 डेज अ वीक करता था और तकरीबन 4 से 5। सही सही। तनवीर, आपसे ये जानना चाहूंगी कि आर्चरी का आगाज आपने कब किया? बचपन में ये शौक पैदा हुआ या जब बड़े हो गए तो तब आपको लगा कि कुछ डिफरेंट करना चाहिए? जी, ये 2017 में हमने इस गेम का आगाज़ किया था और रावलपिंडी से ही इसका आगाज़ किया गया था। तो आहिस्ता आहिस्ता हमने इस गेम में एक्सेल करते हुए पहले नेशनल लेवल पे स्टार्ट किया, देन हमने कुछ इंटरनेशनल ऑनलाइन इवेंट्स खेले जिसमें काफ़ी हद तक हमें सक्सेस मिली। और क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि एशिया की तरफ से फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन थी वर्ल्ड लेवल पे आर्चरी के ब्लाइंड आर्चरी में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वर्ल्ड आर्चरी पैरा चैंपियनशिप 2022 में फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे हमें पहले ही जो हमारी चैंपियनशिप थी उसमें सिल्वर मेडल और वर्ल्ड नंबर 2 होने का मुझे एजाज़ हासिल हुआ। एंड देन आफ्टर दैट हमने यूरोपियन कप में लास्ट ईयर 2022 में इसी इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल लिया और अल्हम्दुलिल्लाह। तनवीर साहब, हम देखते हैं कि कहा जाता है कि जब अल्लाह ताला किसी नेमत से इंसान को नेमत उससे वापस लेता है या उसको अता नहीं करता तो उसके बदले में उसको उससे ज़रा बड़ी नेमत देता है। बसारत से महरूम होना, फिर आर्चरी तीरंदाजी जिसका बेसिकली ताल्लुक ही आपकी नज़र से है, आपके अंदाजे से है और आपका निशाने तक देखना बहुत ज़रूरी है। अब निशाने लगाना कितनी बड़ा हर्डल थी ये चीज़, या इसको कमज़ोरी नहीं बनने दिया आपने? हमारे यहाँ जो तनवीर अहमद हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। बसारत से महरूम हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अलावा भी, पाकिस्तान से बाहर भी आर्चरी में उन्होंने अपना नाम बनाया है और एक बड़ा डिफरेंट सा एक कैटेगरी है और हमने देखा कि बड़े डिफरेंट काम किए हैं। उन्होंने 2017 में आगाज़ किया और विद इन फ्यू इयर्स इतनी एक्सीलेंस पोजीशन पर वो पहुंच चुके हैं कि उन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है और यूरोपियन कप में भी और वर्ल्ड आर्चरी रैंकिंग में भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और कब्रस का जो तीरंदाज थे उनके खिलाफ उन्होंने कामयाबी हासिल की। फाइनल मुकाबला जो था हम देखते हैं इसमें आपका निशाना लगना और मल्टीपल आपके टारगेट्स होते हैं, उसमें आपने उसको निशाने पे लगाना। फिर आर्चरी में आपको मखसूस किस्म की वो जो कमान, तीर कमान है, तीर है और कमान है, उसका इस्तेमाल करना होता है। अब टेक्नोलॉजीज़ अब आ चुकी हैं, फिर आपके साथ साथ कोचेज़ मौजूद हैं। ये बाकायदा गेम बन चुकी है आर्चरी और इस गेम में आप किस तरह से फोकस करते हैं, डिटर्मिन्ड रहते हैं और उसके बाद आपने वो स्ट्रेटजीज़ जो दूसरे आपके ओपोनेंट्स हैं वो इख्तियार कर रहे हैं। तो तनवीर साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? क्या क्या चैलेंजेस रहे और जो सवाल था कि आपने कमज़ोरी नहीं बनने दिया अपने बसारत वाली इस चीज़ को? जी जी, ऐसे ही है। आपको टारगेट नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, आपका फोकस, आपका एम जो है वो आपको आपकी मंजिल हासिल करने में कामयाबी। जानना चाहूंगी कि कौन है जिसने आपको इंस्पायर किया, सपोर्ट किया, फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, या किसी को आप फॉलो करते थे जिसको देख के आपको लगा कि आपको भी ये काम करना चाहिए? करता है तो हमारा यही होता है कि हम अपने माइंड में हमने हाथ टच करके जिस तरह एरो शूट कर रहे होते हैं। हमारे कोच एजाज साहब, उन्होंने कुछ ब्लाइंड लड़की ली, उसमें से कोई भी आगे एक्सेल नहीं कर सका, तो आई वाज दी वन। मैंने उनको कहा कि मैं इस गेम को आगे परस्यू करना चाहता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 5-6 साल के कलील अरसे में ना सिर्फ वर्ल्ड नंबर 2 का टाइटल हासिल किया बल्कि ये मेरा दूसरा गोल्ड मेडल है। इससे पहले मैं मिक्स टीम में भी गोल्ड मेडल हासिल कर चुका हूँ पाकिस्तान के लिए और अभी ये मेरा सेकंड टाइम है कि मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। और थैंक गॉड कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस दफ़ा जो है इंडिविजुअली जो है इस कारनामे को सर करने में कामयाब हुआ हूँ। तो बताइए तनवीर साहब, कौन सी ऐसी जहनी मशक़ें हैं ख़ासतौर पर जो मदद करती हैं आपकी, क्योंकि अब माशाल्लाह आप उस जगह पर हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग आपको देख के आपकी स्टोरी से, आपकी कामयाबी से इंस्पायर होंगे, फॉलो करना चाहते होंगे, तो क्या करें? सोच कैसी होनी चाहिए, मेहनत कैसी करनी चाहिए, फोकस क्या होना चाहिए?
जी, डिटर्मिनेशन और फोकस तो किसी भी गेम में आपको बेस्ट रिजल्ट हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको डिटर्मिन होके अपनी गेम की तरफ फोकस करना पड़ता है। आपको 12 एक्सरसाइज करनी पड़ती हैं। हम तो जब हमारे हाथ में बो नहीं भी होती तब भी हम सेम वही हैबिट बनाने की कोशिश करते हैं कि हम उस स्टांस को अपनाने की कोशिश करें जिससे हम अपना टारगेट पे अपना एरो एक ही जगह पे मुसलसल लगा सकें। तो ये मुसलसल मेहनत की गेम है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। तो यही मैसेज है कि आप लोग अपने टारगेट को डिफाइन करें कि आपका टारगेट क्या है और उसको अचीव करने के लिए लगातार मेहनत करें। सही। तनवीर, तो आप किस टूर्नामेंट के लिए, किस चैंपियनशिप के लिए तैयारी आपकी जारी है, किसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहाँ जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे फिर? जी, अभी मैं इस वक्त भी बेल्जियम में मौजूद हूँ और यहाँ पे 1440 का राउंड होने जा रहा है 6 और 7 तारीख को। तो इंशाल्लाह उसमें भी कामयाबी हासिल करने की कोशिश करेंगे और ये फर्स्ट टाइम जो है 14। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और बेल्जियम में इवेंट का इनेकाद किया जा रहा है और उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए तनवीर अहमद मौजूद हैं। चेक रिपब्लिक से गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद अब बेल्जियम में पहुंचे हैं। तो बेल्जियम में होने वाले इवेंट में भी हमारी दुआ है कि आप वहां से भी गोल्ड मेडल लेकर आएँ, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, पाकिस्तान के बारे में लोगों को बताएं, दुनिया को बताएं कि पाकिस्तानी किसी से कम नहीं है और जहाँ मौका मिलता है हम कामयाबी के झंडे ज़रूर गाड़ते हैं। तो तनवीर साहब, इसके लिए आप आर्चरी, पाकिस्तान की आर्चरी फेडरेशन एसोसिएशन, उनकी जानिब से सपोर्ट, ट्रेनिंग और जो फैसिलिटेशंस हैं, यकीनी तौर पर पाकिस्तानी आर्चर्स जो देख सकते हैं वो तो हम देख रहे हैं कि वर्चुअल गेम्स में भी हिस्सा ले रहे हैं कोविड के बाद से। अब जो ट्रेनिंग का पैटर्न है और इसके साथ साथ जो हमारे फैसिलिटेट करना होता है उस हवाले से बताइएगा कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मज़ीद बेहतर हो सकती हैं? पाकिस्तान आर्चरी फेडरेशन कोशिश करती है हमें प्रोवाइड करे और थोड़ा सा हम लैग कर रहे थे फाइनेंशियल। सही। तनवीर अहमद ने हमें ज्वाइन किया हुआ है और तनवीर अहमद पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेल्जियम में और अभी परफॉर्म करेंगे। 1-2 दिन में उनका एक और इवेंट है और आई होप सो, और हम उम्मीद करते हैं, दुआ गो भी हैं और बहुत एक्साइटेड भी हैं कि तनवीर अच्छा परफॉर्म करेंगे और पाकिस्तान के नाम फिर कोई मेडल लेकर आएंगे और पाकिस्तान का नाम फिर से रोशन करेंगे। हम बात करते पाकिस्तान के तनवीर अहमद जिन्होंने चेक रिपब्लिक में होने वाले पैरा आर्चरी वर्ल्ड रैंकिंग इवेंट और यूरोपियन कप 2024 में इनफरादी गोल्ड मेडल हासिल किया है। तनवीर, थैंक यू वेरी मच। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, मज़ीद गोल्ड मेडल लेकर आएँ, मज़ीद कामयाबियाँ समेटें और आप बहुत जल्द वर्ल्ड नंबर 1 भी बने आर्चरी में और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए, फिर आपको फॉलो करते हुए और बहुत सारे नौजवान भी इसी फील्ड में, ना सिर्फ इस फील्ड में बल्कि बाकी जो गेम्स हैं, इंडोर गेम्स हैं, एथलेटिक्स हैं, उनमें कामयाबियाँ हासिल करें। ऐसे ही हमारे कौमी साइकिलिस्ट हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। फिर हम स्नूकर की बात करें ना, तो स्नूकर में भी हमने कल अपने नाज़रीन को बताया था कि हमारे 2 स्नूकर्स जो हैं, जो प्लेयर्स हैं वो पहुँचे हैं क्वार्टर फाइनल में, अब वो पहुंच गए हैं फाइनल में। तो अपनी अपनी कैटेगरी में रियाज में होने वाला ये इवेंट है स्नूकर चैंपियनशिप का, एशियन स्नूकर 6 चैंपियनशिप, जिसमें पाकिस्तान के दोनों क्यूइस्ट पहुंच गए हैं फाइनल में अपनी अपनी कैटेगरी में। बिल्कुल जनाब, और आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के में चाहे वो स्नूकर के खिलाड़ी हों या हॉकी के खिलाड़ी हों, चाहे वो आर्चरी के खिलाड़ी हों, हर तरफ जो है पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो अपना नाम के साथ साथ पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहे हैं। हमने अब क्या शामिल करना है प्रोग्राम में रिजवान? हमने साइकिलिंग की बात की थी और साइकिलिंग के हवाले से, चूँकि एक ऐसा स्पोर्ट है जो कि इंसान को वैसे ही हेल्दी रखता है और बहुत सारे लोग मिसाल भी देते हैं कि अब अगर दुनिया से अपने माहौलियाती चैलेंजेस से निपटना है तो उसके लिए हमें कार्बन का अखराज कम करना होगा, हमें गाड़ियों का इस्तेमाल कम करना होगा, हमें साइकिलिंग की तरफ आना होगा। लेकिन साइकिलिंग एक स्पोर्ट्स भी है और इस खेल में हम देखते हैं कि बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, ऐसे इवेंट्स हैं जो कि साल से जारी हैं और उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए लोग दूसरे ममालिक का सफ़र भी करते हैं। पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे इवेंट्स का इनेकाद किया गया और इन इवेंट्स में हम देखते हैं कि एशियन रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में हमारे साइकिलिस्ट ने वहाँ पर अपना पहला गोल्ड मेडल जीता है। बिल्कुल जनाब, इस हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं।
काजाकिस्तान में होने वाली इंटरनेशनल एशियन रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी साइकिलिस्ट अली इलियास ने 2 गोल्ड मेडल हासिल करके तारीख रकम कर दी। ये जीत साइकिलिंग की दुनिया में पाकिस्तान की मौजूदगी के लिए एक अहम संगे मील है, जो मुल्क के बढ़ते हुए टैलेंट और खेल से वाबस्तगी को जाहिर करती है। पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन के चेयरमैन अजहर अली शाह का कहना था कि हमें इस तारीखी कामयाबी पर अली इलियास और पूरी टीम पर फख्र है। इसने वो काम किया जो गुज़श्ता 70 साल में पहले किसी ने नहीं किया था साइकिलिंग और स्पेशली स्पोर्ट्स और साइकिलिंग में, कि एक ही टाइम पे जाके 2 गोल्ड मेडल हासिल करना। अली इलियास का कहना था कि मुझे मौका मिलता रहा तो मुल्क के लिए मजीद एज़ाज़ात भी हासिल कर सकता हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब का बेहद मशकूर हूँ जो डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स को दोबारा रिवाइव कर रहे हैं, और उससे मैं समझता हूँ कि इसके पाकिस्तान के खेलों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। इंटरनेशनल एशियन रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में एशिया भर के बेहतरीन साइकिल सवारों से मुकाबला करते हुए अली इलियास ने गैर मामूली महारत का मुजाहरा किया। साइकिलिंग के मैदान में बैनुल-अक़वामी सतह पर गोल्ड मेडल हासिल करने वाले अली इलियास पर पूरी कौम को फख्र है। अरीबा ज़िशान, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। और जो फ़ख्र है वो तो हमने इस तकरीब के ज़रिए जो पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन ने उनके लिए इस एजाज़, उनके एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया था, ये मुंह बोलता सबूत है कि हम एथलीट्स को, अपने स्पोर्ट्समैन को किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल जनाब, और इसी पर करेंगे प्रोग्राम का इख्तिताम। अपनी मेज़बान मानूर कुरैशी और रिजवान अली अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल सुबह आपसे मुलाकात होगी सुबह पाकिस्तान में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।